के लिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? 39 डीपीएसपी, समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए, तो आर्टिकल 36 टू 51 है ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत, ये हम लोग को देखना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसमें आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39, तो 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और महिला के लिए, मतलब कि पुरुष और महिला दोनों यदि एक समान काम कर रहे हैं तो उनको दिया जाने वाला पैसा भी एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही काम करने के लिए पुरुष को ज्यादा पैसा और महिला को कम पैसा, चाहे महिला को ज्यादा पैसा पुरुष को कम पैसा, है ना, ये नहीं होगा। मतलब अगर एक रैंक पर दो काम कर रहे हैं तो दोनों को समान पैसा मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अभी शिक्षक की वैकेंसी होगी, तो जो भी 1 to 5 में होंगे, 6 to 8 में होंगे, या जो लोगों का हुआ है उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, वेतन सबका समान है जो जिस लेवल पे है। तो सरकार किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, जो वेतन देती है वो वेतन सबको समान देती है ना। प्राइवेट जगहों पर ये सब भेदभाव हो जाता है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ तो एकदम रिजर्व हो जाता है। जैसे कि रिसेप्शन का जब लड़का लोग को नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, रिसेप्शन का जॉब है देना चाहिए, उसके लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा फिर, रहता है। हम तो नहीं देखे हैं जी आज तक। हाँ, कहती लड़की, हाँ देखिए लड़की को इसलिए रखा जाता है लड़की को इसलिए रखा जाता है कि ये देखिए, एक तो लड़की को लेकर के लोग थोड़ा सा मतलब सहज हो जाते हैं। सहज हो जाते हैं मतलब कि थोड़ा, अब जैसे कोई लड़का से बतियाना होगा ना तो हालत खराब रहेगा, क्या बतिया चटेगा, और लड़की से बतियाना हो तो कौन पहुंचेगा बतियाने के लिए? है? नहीं, ये कहना ठीक नहीं कि लड़का में क्वालिटी नहीं होता है ना। पहला बात तो एक चीज ये है कि सोसाइटी कैसा है, आपका समाज कैसा है ना। हाँ? मेन चीज जो है कि सोसाइटी आपका कैसा है। तो मैंने कहा कि लड़कियों को लेकर के लोग थोड़ा लिबरल रहता है, उदार रहता है ना। जैसे कि अगर
फीओ को लेकर के, चाहे कोई चीज को लेकर के, जितना आप लड़का से बहसबाजी कर लीजिएगा ना, उतना लड़की से नहीं कीजिएगा। मार्केट पॉलिसी है, समझिएगा इसको, है ना। लड़का से आप खूब बतियाइए, 500 कम कर ना दीजिए, अब वह लड़की से कहना पड़े ना कि, तो वो सोचेगा यार, तो इमेज खराब हो जाएगा हमारे, है ना। हाँ हाँ, तो इसलिए सब जानता है कि लड़की को रखेंगे ना तो इंटेंशन ही चेंज हो जाएगा, है ना। आई पगला टाइप सब रहता है, रिसेप्शनों पर इमेज बनाने के चक्कर में रहता है। अरे कोई है हमारा कम का नाम करवा लेंगे, है कि नहीं। तो उस लिहाज करो ना, हमको जो करना हम अपना करवा लेंगे, है ना। क्या दिक्कत है हम, अच्छा हमको कौन सा वहां पर शादी का रिश्ता भेजना है भाई, कि हमको इमेज बनाना है कि नहीं। लेकिन कितना सब रहता है ना कि उसका कितना ना इमेज खराब है, ठीक है कितना 5,000, ठीक है ले लीजिए, 5,000 ले लीजिए, है ना, दे देगा अपना कि भाई ये रहे। ये बात जो है ना वो पूरा मार्केट इंडस्ट्री समझता है। किसी बढ़िया होटल के अंदर में भी जाइए, वहां पर भी रिसेप्शन पे आप देख लीजिए, है ना। बढ़िया संस्थान जाइए, इवन पटना नहीं दिल्ली तक में आप जाइए, दृष्टि में चल जाइए, निर्माण में चल जाइए, आप विजन में चल जाइए, है ना, मैक्सिमम जगह पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो कहने का मतलब, हाँ यहाँ भी, है ना। अरे मैक्सिमम जगह हम तो जहां जहां जाते हैं वहां, है ना, है ना, एवरीवेयर। लड़का तो दिख में नहीं करता है, लड़का होता है बैक बैक में, है ना, बैक में होता है कि वो अपना ये करता है। तो वो रहता है अपना कि, तो ये थोड़ा सा कि समाज इतना लिबरल रहता है ना, और लोग का इतना जुड़ाव रहता है कि अपना सब सोचता है कि भाई लड़की को रखेंगे तो टाइम पर फीस मिल जाएगा, टाइम पर सब जमा कर देगा, है ना। लड़की जहां रात के 9 बजे फोन किए, अरे अभी तक आप फी नहीं दिए हैं, वो कहेगा मैडम और क्या, वहीं भेजते हैं, स्कैनर भेजिए, भेज देते हैं। कम से कम यही बहाने फोन तक ही, है कि नहीं। मेन सब तो ये सब चक्कर रहता है ना। वही मैंने बतियाएगा 5 मिनट 7 मिनट, कितना रहता है जी सब, है कि नहीं। हम लोग जब अभी अपने कॉलेज के दौर में थे, इंटर में थे, इन कॉलेज में, तो 11th में भी एडमिशन था, हम लोग आते थे तो वहां पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। तो हम लोग गलती से एक बार चल गए थे इसी इंक्वायरी के लिए, कि भाई इंक्वायरी कर लेते हैं, ऐसे ही घूमते घूमते चल गए थे, हालांकि करने वाला कोई मोटिव नहीं था। वो सब नंबर ले लिया, और नंबर ले लिया तो फोन करता था कि कहिए आ रहे हैं, कहिए आ रहे हैं। तो 2-4 दिन लड़का फोन किया, उसके बाद एक लड़की का फोन आने लगा। अब महत्वपूर्ण बात यह होगी, गांधी में लगता है पुस्तक मेला, है ना। तो पुस्तक मेला में सब अपना अपना एड उड सब लगाता है, तो वहां सब लगे था। हम लोग पुस्तक मेला गए थे घूमने के लिए, वहां धर लिया सब कि भाई आप लोग जैसो आए नहीं। हम लोग कहे कि भाई यहाँ कैसे पहुंच रहे सब। तो वहां जो उसका रिसेप्शनिस्ट बदला हुआ था, है ना, मैंने बदली हुई थी। अब वो करे कि सर आप लोग आइए, एकदम ऐसा इतना फी है, इतना हुए है। हम लोग को अभी कंप्यूटर सीखने नहीं है, तो काहला आप परेशान कर रहे हैं भाई कि कंप्यूटर सीखना है ना। अब बार बार मैंने फोन करा, तो उस चक्कर में हम लोग को फोन अपना नंबर बदलना पड़ा कि भाई जा सकते नहीं थे। उसके बाद से हम लोग एक चीज तय कर लिए, है ना, जब स्टूडेंट लाइफ में थे, कि अगर कोनो कोचिंग में चल गए इंक्वायरी के लिए तो गलती से नंबर अपना नहीं देंगे। और नंबर रॉन्ग, बंद नंबर, हमारे को नंबर था बहुत बंद, उसी नंबर को देते थे। आज भी कहीं अलबल को हाँ नंबर दे, लिख लीजिए, तो नंबर ऐसे कहीं काम नहीं लगबे नहीं करेगा कहीं फोन ऊपर, है कि नहीं। है बंद है, बैटरी खराब है भाई, डिस्चार्ज है, नहीं लगेगा। है क्या सब सर लोग लिख देता होगा, हम नहीं लिखते हैं जी, है ना। हमको उतना नहीं चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई किसी को अगर कोई समस्या हमारे से सामने पूछ लीजिए, है ना। हमको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है कि हमको कोई फोन करे, हमको कोई करे, है ना। किसी को समस्या हो तो मैं उससे 1-to-1 मिलकर कॉन्स्टिट्यूट में ये कर सकते हैं। टीचर का नंबर देने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हम आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व ना कर सकते हैं। तो क्लास आइबे करते हैं, क्लास में पूछ लीजिए, बाहर बैठते हैं बाहर पूछ लीजिए, है ना। बाकी कोई दिक्कत आपको होगा तो मैनेजमेंट सॉल्व कर सकता है, वो टीचर के बस का बात नहीं है ना। टीचर आपका सॉल्व नहीं कर सकता, टीचर आपका खाली, तो इसलिए नंबर तंबर, हाँ अलग तरह का कुछ उद्देश्य रहता है तो आदमी नंबर नंबर देते रहता है ना। अलग तरह का उद्देश्य समझ रहे हैं। तो भाई आप लोग हंस के सब मैटर खराब कर देते हैं। तो अरे मान लीजिए हमको दूसरा कोचिंग खोलना हो तो अलग तरह का मैटर हो गया कि नहीं, तो हमारा बचवा कांटेक्ट में रहेगा तब ना। आप लोग महाराज
हाँ? हाँ? पर्सनली क्या प्रॉब्लम होगा जी? पर्सनल, हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट में, हाँ इंस्टीट्यूट में, है कि नहीं? हाँ हाँ, अब बहुत तरह का, अब भाई पर्सनली टीचर से कौन पर्सनली होगा जी? ऐसा बात बतिया रहा है। शिक्षक से कौन पर्सनली होगा जी? कुछ पर्सनल नहीं होता है। शिक्षक से एक ही चीज होता है, भाई हमारा ये बात नहीं बुझाया, बात खत्म हो गया, है कि नहीं? शिक्षक से अगर पर्सनली बात हो तो भाई मैटर गड़बड़ा गया फिर। ये सब नहीं होना चाहिए। पर्सनल बात खाली अपना आदमी सबसे, अपना घर के परिवार के विश्वासी आदमी से। शिक्षक से बात खाली पढ़ाई लिखाई का, है ना, कि भाई हमारा ये दिक्कत है, हमारा वो दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई और कुछ नहीं। हाँ चलिए आइए, कि पर्सनल बात ना हो तो आइए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला के लिए। पुरुष और महिला दोनों जो है अलग अलग काम करेंगे ना, तो इनको पैसा अगर सेम रैंक पे है तो सरकार के यहां सेम ही पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको पैसा में अंतर हो सकता है, लेकिन सरकार कहीं भी कोई भी जॉब में आप जाइएगा तो ऐसा नहीं कहेगी कि सेम ही रैंक पर लड़का को ज्यादा पैसा, लड़की को कम पैसा, चाहे लड़की को कम लड़का को ज्यादा। नियोजित शिक्षक लोग जो था ना बिहार में, ये लोग चल गया सुप्रीम कोर्ट ई मैटर को लेकर के, कि सर देखिए हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तो बोले क्या अन्याय हो रहा है? बोला हम लोग भी शिक्षक हैं, ई लोग भी शिक्षक है, माने पुरानका शिक्षक सब बिहार में। तो बिहार में जो पुराने शिक्षक हैं इनका सैलरी बहुत ज्यादा है, हम लोग का सैलरी कम है, जबकि पढ़ा हम भी रहे हैं, पढ़ा वो भी रहे। तो लोग चल गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि पहले सुनो भाई, तुम लोग हो बकलोल, टीचर बना कौन दिया तुम लोग को? कि तुम लोग लगता है कि डीपीएस भी पढ़ भी नहीं किया है कोनो बढ़िया टीचर से, पहले पॉलिटी पढ़ के आओ। पगला आ गया सुप्रीम कोर्ट सीधे, बोला कि पॉलिटी क्या पढ़ो? तो पॉलिटी इसलिए पढ़ो क्योंकि याद होगा आपको कल हम आर्टिकल 37 बताए थे, इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, न्यायालय इसको लागू करवा ही नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि पगला तू जो आ गया, तू लोग 39 लेकर के, ये डीपीएस भी ना है जी, ये राज्य का मन करेगा तो राज्य देगा, और नहीं तो हम इसका नहीं इसको लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला बात तो सुप्रीम कोर्ट ही कहा। दूसरा बात किया, कहा कि सुनो तुम लोग, और तुम्हारा सबका दिमाग भोथरा गया है एकदम। बोला कैसे? बोला पुरानका में पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों का सैलरी हाई है, नियोजित में पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों का सैलरी कम है, तो भेदभाव कहां हुआ? अगर ये होता कि नियोजित में महिला को ज्यादा पैसा और पुरुष को कम पैसा तो दिक्कत होता, लेकिन नियोजित में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो सबका कम पैसा, अब पुराना वाला में पुरुष हो चाहे महिला हो सबका ज्यादा पैसा, दोनों का पैसा ज्यादा था। तो जब दोनों को पैसा ज्यादा मिल रहा है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आपको जो है सो भेदभाव हो रहा है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो वही कहा कि पहले तुम लोग जाओ, पहले पॉलिटी पढ़ो। बोलता है सुप्रीम, यह चीजों को बिहार सरकार देख लिया बढ़िया से, इसलिए कहा कि कोई लोग को पहले बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं। बीपीएससी का तैयारी करेगा तो पॉलिटी पढ़ के आएगा, अब पढ़ के आएगा तो ये सब गलतियां नहीं करेगा, कम से कम बुझता रहेगा कि ये सब काम नहीं हो सकता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के। लेकिन देखिए अगर कार्य का प्रकृति अलग होगा ना, कार्य का जो जो नेचर है वो अलग अलग होगा, भले सेम रैंक पे है। जैसे सेना का जवान मान लीजिए, तो सेना के जवान में जो भर्ती होता है, मान लीजिए अब किसी का पोस्टिंग बिहार के दानापुर कैंट में है, किसी का पोस्टिंग जो पोस्टिंग है वो लेह लद्दाख में है, तो लेह लद्दाख तो बहुत डेंजर जोन है, तो रैंक भले सेम है लेकिन लेह लद्दाख में तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। आज दानापुर तो एकदम सिक्योर जोन है ना, सेफ जोन है, तो यहाँ पे पैसा उनको कम रहेगा। तो अगर कार्य की प्रकृति अलग हो, डेंजर हो, तो उसमें दिक्कत होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मैडम आए और वो कहे ना कि हम आपको ड्राइंग बनाना सिखा देंगे, आपको कमल का फूल बनाना सिखा देंगे, कि देखो भाई कमल के फूल कैसे बनता है ना, अपना बना देगी कैसे होके जैसे बनाना चाहे, ठीक है। अब बना देगी, उसके बाद कहेगी मैनेजमेंट को सुनो हमरो उतने पैसा चाहिए, इतना ही पॉलिटी पढ़ाने वाला को देता है ना उतने दो हमरो। बोले कि पगली पगली है का जी? अरे संविधान गंभीर चीज न है, मैटर घबरा जाएगा। यहाँ एगो दाढ़ी कमल के घबराएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
है कि नहीं, एगो ब्रांचेज अगर इधर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटी में संविधान का आर्टिकल अगर गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो रिस्की काम ना है, संविधान का काम है, रिस्की काम है। तो बराबर से कैसे, भले पढ़ा रहे हैं लेकिन विषय की गंभीरता अलग अलग है, तो विषय की गंभीरता के स्तर पे भी पैसा में कमी बेसी हो सकता है। भले काम सेम हो लेकिन उसकी गंभीरता अलग अलग है, तो पैसे में कमी बेसी हो सकती है। लेकिन सरकार जो है, आप अब ऐसा नहीं है कि ये नियम सरकार अपने यहां लागू की है, जो भी जिस लेवल पर भी जिसकी बहाली होगी उसमें चाहे वो जिस सब्जेक्ट का टीचर हो उसको सेम पैसा मिलता है, जो लेवल्स अगर सेम है तो। 1 to 5 में कोई मान लीजिए एसएसटी पढ़ाने के लिए 1 to 5 में तो एसएसटी ये सब होबे नहीं करता है, वहां तो व्यवस्था से क्या होता है। अरे बहुत गड़बड़ है। अभी तो हम तो सुनते हैं कि जो अभी आप जो नया टीचर सब कभी कभी फोन करता है सब तो कहता है कि सर बड़ी गड़बड़ स्थिति है, 11-12 में गया है बेचारा पढ़ाने के लिए, कहता है कि सर का कहारा सिखा रहे हैं। 11-12 में गया है सब पढ़ाने के लिए, है ना, वो कह रहा है कि सर क्या कहे, तो हिस्ट्री को तो कोई बुझेबे नहीं करा है, आप जैसा पढ़ाया उसे अगर हम लोग एको लाइन में बोल दे तब बुझिए कि दिक्कतें हो जाएगा। यहाँ कोई बुझने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा सब एक का लेवल एकदम खराब है ना। तो 11-12 में या 9-10 में जाने के बाद वो शिक्षक पढ़ा रहा है ओ आई का कहारा, और रीडिंग दिलवा रहा है कि कम से कम पहले पढ़ना सीख लो कि हिंदी की हिस्ट्री की किताब ठीक से, है ना, तब ना तुमको मूल अधिकार डीपीएसपी बताएंगे। तो पूरा बेसवे कमजोर है। तो अब सबसे बड़ा जिम्मेवारी है 1 to 5 के शिक्षकों का, कि जो बचवा सबको जो पढ़ा के वहां से भेजते हैं उसको, तो आप यहाँ समझिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये खाली एग्जाम निकालने के लिए है। स्कूल में जाकर भी आप नहीं पढ़ा पाइएगा इसको, क्योंकि स्कूल में बच्चा का वो लेवल नहीं है ना, वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के साथ एगो हमारा मित्र था, उसका भी हो गया है टीचर में। ठीक है, वो पता नहीं बताया नहीं था, भर दिया था, दे दिया ना, बीएड उड़ के लिए था कहीं से, वो दे दिया तो उसको हो गया है। तो वो जाता है पढ़ाने के लिए अभी, यह ना कहाँ नवादा की पता नहीं कहाँ है उसका। तो फोन किया था, तो हम बोले कि हम जा रहे हैं, हम तो हिस्ट्री का परिभाषा लिखवा रहे थे। हम तो हिस्ट्री की परिभाषा कोची लिखवाया तुम? तो बोला कि हम तो हिस्ट्री की परिभाषा बड़ा गंभीर लिखा दिए यार, और लिखाने को तो लिखा दिए, उसके बाद सब पूछ रहे सरी का होता है, सरू का होता है, सरू का होता है कि कोनो शब्द को सबके मतलब नहीं बुझा रहा है। हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि रिजाइन कर दे, क्या करे, हमारा कुछ बुझा नहीं रहा है। हम बोले तुमको तो पहले वहां पे जाना नहीं चाहिए था, और जब अगर तुम चल गया तो फिर अब प्रयास करो कि पहले उसको उस लेवल पर लेके आए, क्योंकि तुम अपने लेवल से जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब उसको तो बेसिक बताना पड़ेगा ना। क्लास 6 में पढ़ना है कि अतीत में घटे घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, है ना, और क्लास 6 में वो बतवा कोई इसको बतेबे नहीं किया, इंटर में तुम सीधे उसको बताते हो कि इतिहास का विशेषता है क्रमबद्धता और निरंतरता, कहां से बुझाएगा उसको? मैंने बुझाएगा, मुझे भी नहीं करेगा। तो पढ़ाने का समझना पड़ेगा कि हमारा विद्यार्थी कैसा है, आज जिस तरह का विद्यार्थी है उस तरीके से आपको उसको देना होगा, फिर धीरे धीरे करके आप उसको उस लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हालांकि अब जो 1 to 5 से जो विद्यार्थी निकलेगा, अब 1 to 5 में जो शिक्षक है, तो वहां पर बेस तैयार करेंगे, वो जब वहां पर ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ा देंगे, तब फिर 6 to 8 वाले को दिक्कत नहीं होगा, 8-9 वाले को दिक्कत नहीं होगा, 11-12 वाले को दिक्कत नहीं होगा। जो मतलब तो, लेकिन ये रिफॉर्म बहुत टाइम लगेगा लगने में, कैसे कि अभी जो 1-2 में जो बच्चा होगा उसको 11-12 में जाने में तो आराम से अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो ये जो रिफॉर्म अभी जो बीपीएससी शिक्षक आए हैं, ये रिफॉर्म अभी नहीं दिखेगा, ये कम से कम 10 साल बाद दिखना शुरू होगा। कम से कम 10 साल बाद आपको क्वालिटी दिखना स्टार्ट होगा कि जो शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्टिविटी जो है सो कैसा रहा है। क्योंकि अभी तक तो वही सब विद्यार्थी आपको मिलेगा जिसका बेस खराब है ना, तो उसको ही ठीक करने में आपका सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे के बाद उस चीज जो है सो वहां पे आगे ठीक होगा। तो यहां पर इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि पुरुष और महिला के लिए अगर दोनों सेम ही रैंक पर हैं और काम कर रहे हैं तो इनके वेतन में कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनको सेम पैसा जो है सो दिया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसके बाद है आर्टिकल 29A, ये कहता है निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता, है ना, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। ठीक है,
अब निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये है कि सरकार जो है वो क्या करेगी, तो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराएगी, है ना। क्या करेगी, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराएगी, निःशुल्क विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, ठीक है, अब उसको कोई झगड़ा हो गया और उसके पास वकील रखने का पैसा नहीं है, तो सरकार उसको वकील देगी, क्योंकि न्याय प्राप्त करने का अधिकार सबके पास है। और गरीब ही आदमी नहीं, आप देखिएगा कि हम लोग के देश में आतंकवादी सबको भी हम लोग वकील देते हैं। जैसे कि कसाब इतना दिन तक जेल में रहा, उसका केस कौन लड़ रहा था, भारत का वकील लड़ रहा था। मतलब कि अगर आतंकवादी भी कोई है इस देश में आया हुआ है, वो अपराध किया है, तो उसको भी दंड देंगे पूरा कानूनी विधि से। इन्हीं के आतंकवादी है तो बुला के उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। अच्छा खासा टाइम लगा, अच्छा खासा सरकार का पैसा लगा उसके को खिलाने पिलाने पर, उसके मेंटेनेंस पर, लेकिन उसको रखा गया, उसका केस लगा, बजाप्ते न्यायपालिका के आदेश के बाद उसको फांसी हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। तो कानून के शासन में सबके लिए कानून है, वो चाहे चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, चाहे आम आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब कोई कानून के अंतर्गत है। कानूनी सुविधा सबको हमारे देश में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई खाली किसी को ही मिलेगा, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लीगल एड सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी आर्टिकल के तहत उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अब खाली वकीलें सुविधा नहीं, थाना में दरोगा जी का काम है, जिला में एसपी साहब का काम है, कलेक्टर साहब का काम है, ठीक है, या बीच में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, या ये आपको ये सब लोग जो अधिकारी लोग हैं, इस सब लोग का भी काम है कि लोग लीगल एड उपलब्ध कराएं। ऐसे गांव में छोटा छोटा बात पर झगड़ा हो जाता है ना। वो उसका गाय खोल दिया, अब गाय खोल दिया, गाय कहीं चल गई, कोनो का बकरी कोनो चुरा लिया, अब बकरी को चुराता है जी, बकरी का मैटर हो जाता है कि नहीं। अब वो खोजते रहिए, मिटाइबे नहीं करेगी आपको कहीं, तो इस सब बात पर मारामारी कर देगा, फेटाफेटी कर देगा, मुंह हाथ फोड़ देगा। अब फोड़ के चल जाएगा कहाँ, थाना में, कि केस करना है। दरोगा जी, उनका नाम है दारोगा, रोवा चाहे गावा कुछ द, है ना, दारोगा, रोवा चाहे गावा, है ना, हमारा लाहो कुछ पैसा, है ना, तो ये लेके केसवा रजिस्टर कर लेते हैं। जबकि इनका काम क्या है, नॉर्मल टाइप का केस है, दरोगा जी अपने निपटा सकते हैं, डांट उठ दे, समझा दे कि भाई बिना मतलब का फंस जाएगा, दोनों कोर्ट में जाएगा तुम लोग, ये कोई बात ही, इस झगड़ा में कोई बातें नहीं है, नॉर्मल टाइप का झगड़ा है। तो दोनों को डांट उठ करके समझा करके कि भाई देखो, जाओगे कोर्ट में तो पैसा खर्चा होगा, वकील रखना पड़ेगा, बहुत तरह का दिक्कत होगा, है ना, तुम्हारा मामला उतना गंभीर है ये नहीं है, बात बात का झगड़ा है, तो अपना मतलब कंपनसेशन दे दो। अब कोई किसी का बकरी मार के खा गया, तो चल भाई तो दे दो, 600 रुपया दे दो इसको, है कि नहीं, 1000 दे दो, खसी उसी होगा उसका, मैंने बचा रख ले होगा, तो दो इसको, फाइन दे के काम खत्म कर दो। अब 600 के खस या 6000 के वकील, ये बताइए तो ये कहाँ का ये सौदा है, दिक्कत होगा कि नहीं। तो दिक्कत ये है कि इस तरह के झगड़ा को दरोगा जी समझा के चाहेंगे ना तो वहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। ये सब झगड़ा कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। कितना आदमी का डरार का झगड़ा रहता है कि हम हमारा डरार बांध दिया, इन्हें से बांध दिया, हमारे इन्हें से बांध दिया, वो बात पर झगड़ा कर देता है ना, आर छाटना, हाँ उसको ना जो कुदार से लोग ये कर देता है, इसका झगड़ा कर लेगा। तो सब छोटा छोटा बात है। अब देखिएगा ना, तो हम लोग के कोर्ट का बहुत सारा मैटर यही सब है, छोटा छोटा बात वो लोग केस कर देता है, और दरोगा जी उसको रजिस्टर भी कर लेते हैं, करके उसको भेज देते हैं कोर्ट में। तो निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि वहीं पर दोनों पक्ष को बुलाए, कानून की पेचीदगी को बताए कि भाई देखो उलझ जाओगे, दोनों परिवार उलझ जाएगा, इसलिए समझा बुझा करके, अगर कोई गलती किया तो उस पर फाइन लगवा करके वो चाहे तो वहीं पर मैटर को क्लोज करवा सकते हैं। वहां पर नहीं हुआ तो जिला में एसपी साहब ऐसा केस निकलवाए, वो देखे कि कौन कौन सा केस है जो बिना मतलब के चल रहा है, तो उस हिसाब का अपना दरबार लगा ले, एसपी साहब बुला करके बैठा ले सबको, और वहीं पर कॉम्प्रोमाइज करा करके भेज दे, कोर्ट में ऑर्डर भेजवा दे कि सर देखिए हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा दी। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे एसपी तो ऐसा करते भी हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाता, सब लोग नहीं कर पाता है, ठीक है। किरण बेदी जब एसपी थी दिल्ली में, तो इतना ऐसा काम कर दी थी ना कि वकील लोग हड़ताल पर चल गया था। वकील लोग लगा कहने की तो हम लोग के पेट पर लाते मार देगी, जब यह सब मैटरवा सॉल्व कर देगी तो हम लोग से केस लेने कौन आएगा, तो हम लोग को पैसा कहां से आएगा। पूरा वकील कम्युनिटी किरण बेदी के खिलाफ में हड़ताल पर था एक टाइम पर दिल्ली में, कि पुलिस होकर के सारा मैटर यह सॉल्व कर रही है ना। जबकि पुलिस चाहे तो नॉर्मल टाइप का मैटर तो सॉल्व कर भी सकता है,
कितना गरीब आदमी जाके कोर्ट में चल जाता है, केस लड़ रहा है, उसको ना कोर्ट का भाषा समझ में आता है, ना कोर्ट का बात समझ में आता है, तारीख पर तारीख लगते रहता है। अब वकील साहब पैसा लेते रहते हैं। और इसलिए कहता है कि जीवन में अगर आप दो कोट से बच गए, काला कोट और सफेद कोट, तो समझिए कि जीवन के बहुत सारा परेशानी से आप बच गए। काला कोट है वकील साहब और सफेद कोट है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब भर्ती कर देते हैं आईसीयू में पेशेंट को, अब 5-5 हजार का दवाई लिखते हैं, इलाओ इलाओ। आपको मालूम नहीं है कि दवाइया आपके पेशेंट को जा रहा है कि पीछे से फिर वो चल जा रहा है मेडिकल के पास। हाँ, वही ना, पता नहीं है किसी को। तो वकील साहब लोग में ऐसे ही होता है। एगो वकील साहब थे, तो कहा कि उनका अपना बेटा को पढ़ा लिखा के वकील बना दिया, बहुत योग्य वकील बन गया उनका बच्चा भी। लेकिन उनका तबीयत थोड़ा खराब था, तो वो केस था। तो बचवा को बोले कि काम करो, इतनी जाओ, इतनी देख लो, तो नहीं इस मैटर को देख लो, इसको सॉल्व कर दो। तो कहा कि ठीक है भाई, पिताजी कहे। तो वकील आया था बाहर से, पढ़ करके गया, देखा तो क्या इस केस में कुछ नहीं है। इस केस को एक ही हियरिंग में खत्म कराया जा सकता है। बहुत दिन जज साहब बैठे, जज साहब ने हियरिंग वोरिंग करा करके अब पूरा केसवा को कंप्लीट करा दिया, खत्म करा दिया। अब मिठाई लेके आया, कहा कि ये हमारे पिताजी झूठो कहते हैं कि बड़का वकील बड़का वकील बड़का वकील। ये कौन बड़का वकील है भाई? एक जोना केस में कुछ नहीं था, उसको इतना दिन खींच दिए। हम देखिए 1-1 घंटा में खत्म कर दिए केस को। पूरा मिठाई उठा लेके आप पिताजी का मुंह मीठा कीजिए, आपका बेटा योग्य वकील बन गया। बोला कैसे? बोला देखिए, आपको तो महाराज जिस केस में कुछ भी नहीं था, इतने वर्ष खींच दिए, हमने देखिए इसको 1 घंटा में निपटा दिया, मिठाई खाइए। बोले लाओ रे लाठी। अरे पगला, ये केस के फीस से तुमको इतना बड़का वकील बना दिए हम। आई अभी केसवा कितना दिन चलाते, और तुम यही चक्कर में क्या किया कि 1 घंटा में खत्म कर कहता कि तुम बड़का वकील है। आज ये साबित हो गया कि तुम्हारा ऐसा निकम्मा वकील कोई नहीं है। 1 दिन में कहीं केस खत्म कराया जाता है? यह केस के पैसा तुमको पढ़ाए हैं इतना लंबा। तो ऐसा कांड करता है वकील लोग, है ना। तो इसलिए जो है सो, इसलिए आदमी जितना बच के रही सब चीज से, उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। तो उसको बचा कौन सकता है? प्रशासन बचा सकता है, निःशुल्क विधिक सहायता के तहत। एसपी साहब बचा सकते हैं, कलेक्टर साहब बचा सकते हैं, है ना, दरोगा जी बचा सकते हैं। नॉर्मल टाइप का झगड़ा है तो कह जाएगा कोर्ट में। हाँ, बहुत बड़ा अपराध है, कहीं मर्डर हो गया, ये तो जाएगा। कहीं डकैती हो गई, बहुत बड़ा चोरी हो गया, ये सब मैटर कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जज साहब का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन नॉर्मल टाइप का झगड़ा है, बाता बाती हुए, कोई हमको 10 दिन से गाली दे रहा है, इस बात को लेकर आप थाना में चल गए, तो दरोगा जी का कर्तव्य बनता है कि गाड़ी ले जा करके उसको ठीक कर दे, थोड़ा डांट फटकार लगा दे, हो गया मैटर खत्म। कि ये सब गाली दे रहा है हमको, इसे कर रहा है, अपना कूड़ा हमारा अंगना में फेंक दिया, सब भी तो झगड़ा होता है गांव में। अब इस सब में जज साहब क्या कहेंगे? इस सब में जज साहब क्या कहेंगे भाई? तो इस सब मैटर नहीं जाना चाहिए, इस सब मैटर को बाहर खत्म कर देना चाहिए। तो खत्म होगा निःशुल्क विधिक सहायता से। तो एक तो कोई गरीब आदमी है या कमजोर लाचार आदमी जिसको वकील रखने का सुविधा नहीं है, उसको सरकार सुविधा देगी और देती है, तो ये उसको वकील का सुविधा मिल जाएगा। और दूसरा चीज है उसको कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, वो भी अपने लोगों को जो केस करने जाते हैं उनको कानूनी पेचीदगी बता करके, कानूनी जो दिक्कतें हैं उसको बता करके, और साथ ही उनके साथ न्याय करके, वहीं पर न्याय करके कि कोई अगर उनके साथ गलत किया है तो आप उसको फाइन दिलवा दीजिए, आई करके उसको खत्म कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत सारा केस का बोझ कोर्ट पर कम हो जाएगा। नहीं तो कोर्ट में बहुत सारा ऐसा ऐसा केस चलता है ना, जो पता नहीं कि वो कैसा मैटर, जैसे कि दीवानी का मामला, सब संपत्ति का मामला, नहीं वो दादाजी किए थे, दादाजी अब है नहीं, पिताजी लड़ रहे हैं, पिताजी के बाद पुत्र जी लड़ रहे हैं, तब वो पता नहीं उसमें वर्डिक्ट नहीं आया, इतना दिन से मैटर चल रहा है। तो दीवानी का तो और लंबा लंबा चलता है। तो इस सब चीज को टाइम से करके देख करके प्रशासन में जो स्थानीय स्तर पे जो आजकल जो अमीन लोग की नियुक्ति हुई है, जमीनी विवाद को सुलझाना चाहिए, जाकर के वहीं पर आप सुलझा दीजिए, है ना। उसको मैटर को कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन निचले स्तर पर ईमानदारी से काम नहीं कर पाने के कारण ऊपरी स्तर तक मैटर पहुंच जाता है, और उसी वजह से ऊपर में बहुत ज्यादा भार और बहुत ज्यादा लोड रहता है। ठीक है, तो 39 से ध्यान रखेंगे क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता है। इसके बाद आइए आर्टिकल 40 पंचायती राज। पंचायती राज, अब देखिए कि जो पंचायती राज है ये क्या होता है? ले, ये कौन बीमारी हो गई जी? हाँ, चलिए, तो पंचायती राज, अब देखिए
जब संविधान बन रहा था तो गांधी जी बोले कि देखो भाई, पंचायत होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश है, भारत गांव में बसता है, तो गांव को सुपेरिटी दिया जाए, गांव को ये किया जाए। तो ये चाहते थे कि गांव में जो है वो चीजों को रहे। तो गांधी जी का कंसेप्ट था कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली गांव को बनाइए, गांव से जो पावर बचे वो प्रखंड को दे दीजिए, ब्लॉक को, ब्लॉक से जो बचे वो जिला को दे दीजिए, जिला से जो बचे वो राज्य को दे दीजिए, और राज्य से जो बचे वो देश को दे दीजिए। यानी सबसे ज्यादा शक्ति गांव को और सबसे कम शक्ति देश को। अब अंबेडकर साहब थे वहां पर, तो बोले कि गांधी जी क्या बात कर रहे हैं भाई, ये गांव अंधविश्वास का गढ़ होता है, यहां तबीयत खराब होगा ना तो डॉक्टर क्या नहीं जाएगा, सब जाएगा मैया की यहाँ। मैया मतलब माता जी का मंदिर नहीं, हर गांव में वो रहती है भक्तिनिया दाई, है ना। सो कहते भक्तिन है, हमको कह दीजिए कि तनी एगो माता दुर्गा का एगो बढ़िया मंत्र बोलिए तो नहीं बोल पाएंगी। लेकिन नहीं बोलना अलग बात है, लेकिन कुछ लोग होता है जो बहुत समर्पित होता है, मैंने बहुत भाव है, बहुत समर्पित, बहुत सेवा किया ईश्वर का, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ सानिध्य प्राप्त होता है। ये मैं मानता हूं कि अगर आप बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत ईमानदारी से ईश्वर का सेवा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अलौकिक शक्तियां आपके साथ रहती हैं। लेकिन किसके साथ? जो इतना बढ़िया से करेगा उसके साथ ना। अब दिन भर बैठ के मंदिर के सामने बैठ के 5 आदमी का शिकायत बतिया रहे हैं, आप कह रहे हैं कि माता का कृपा रहेगा, ऐसा रहेगा माता की कृपा? माता का, ईश्वर का कृपा किस पर होता है? जो निष्पक्ष आदमी हो, जिसका भावना शुद्ध हो, पवित्र आदमी हो, जिसको किसी के प्रति रोग मतलब कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, है ना, किसी से कोई घृणा नहीं करता हो, ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, भले वो आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो। लेकिन आज के समय में चाहे आप देखेंगे कि मैक्सिमम ये सब आदमी सब नहीं, सब लोगों को डराने के लिए कर देता है ये सब चीज, है ना। हंगामा कर देगा, हमारा पास तो ये होता है, हमारा पास वो होता है। तो आदमी सब भी क्या होता है, तबियत खराब होना, डॉक्टर से इलाज नहीं कराएगा, चल जाएगा चावल फूकवाने, आज चावल फूकवा के लेके खिला देगा, लो खा लो। चल जाएगा कहीं पर झाड़ू लगवाने, झाड़ू लगा देगा, लो झाड़ू लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। अरे भाई ये क्या है? ये अंधविश्वास है। उसके बाद छुआछूत, भेदभाव गांव में ज्यादा होता है। ये हार्ट ब्रेकर कहां से आया जी? हैं? कितना दिन से बोलते हैं आप लोग साइलेंट करके रखिएगा। तो आप लोग का फोनवा बजता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग का फोनवा काहे बजता है। ठीक है, हाँ जी, मतलब जो जो मैरिड लोग हैं वो लोग का फोन बजने का कोई कारण है? नहीं बजना चाहिए, है कि नहीं? कहा इधर सबका बजता है तो हमको थोड़ा समझो में आता है कि काहे बज रहा है कि नहीं? समस्या को चाहिए, समस्या है। बच्चा का स्कूल जाना, जब पढ़ने आए हैं तो बच्चा को स्कूल छोड़ना है, बाकी लोग छोड़ेगा घर परिवार का और सब आदमी सब, है ना। जब पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ाई आनंद का चीज है, और जब आदमी आनंद में होता है ना तो डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता है। आप देखिए कोई काम में आप कोई बहुत बढ़िया सिनेमा आप देख रहे हो और कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर देता है तो आप उस पर चिल्लाने लगते हैं, अरे काची कर दिया, क्यों? क्योंकि आप आनंद में हैं, आपको मजा आ रहा है। स्टडी वही चीज है, बाकी कोई भी चीज करिए तो उसमें आप रहिए अपना 50 को चीज एक साथ, लेकिन पढ़िए तो खाली पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं करिएगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो अब यहां पर ही अंबेडकर साहब बोले कि नहीं भाई, गांव को यदि शक्ति दे दिया ना तो पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ही था कि गांधी जी का बात था, तो गांधी जी तो बहुत बड़ा शख्सियत थे, गांधी जी का बात काटा कैसा जाए? तो सोचा कि अच्छा गांधी जी के बाद काट ही नहीं सकते हैं, लेकिन मान तो सकते ही हैं, तो मान लेते हैं, इसको डाल देते हैं डीपीएसपी में। और डीपीएस में 37 आप पढ़िए लिए हैं, इट्स नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट, यानी कि बाध्यकारी नहीं है, जिसको मन करेगा वो लागू करेगा, आज जिसको नहीं मन करेगा उसको लागू नहीं करेगा। और साथ में इसका कैरेक्टर भी बदल दिए, बोले कि देखिए सबसे ज्यादा पावर हम देश को देंगे, उससे जो बचेगा वो राज्य को देंगे, राज्य से बचेगा सो जिला को, जिला से जो बचेगा प्रखंड को, प्रखंड से जो बचेगा 100 गांव को। माने कि ऊपर से नीचे कर दिए, है ना, अंबेडकर और नेहरू जी मिल करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया, क्योंकि अंबेडकर का मेन कंसर्न था गांव का भेदभाव, और जो कि सही है ना, कि भेदभाव होता है
है ना, अंधविश्वास था और बहुत तरह का चीज था, है ना। अभी भी आप देखते हैं कि गांव का दिक्कत क्या है कि गांव में सबको पता है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, ये सबको पता है क्योंकि आप वहीं पे रहते हैं। सबको पता है, आपको पता है कि आपके घर गांव में कौन सा टोला में कौन सा आदमी रहता है। लेकिन आप जब पटना आते हैं, शहर में जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं कि आपके साथ बैठने वाला आदमी किस जाति का है, किस धर्म का है, आपको पता नहीं चलता है ना। बहुत बातचीत करिएगा तब जाके आपको मालूम, वो पूछने का हिम्मत नहीं होता है, पूछने का हिम्मत होता है किसी से। आप पूछिए किसी से कि अच्छा आपका जाति क्या है, नहीं पूछेगा। अगर कोई बहुत माने आदमी रहेगा ना, माने एकदम अजब तरह का आदमी, वो जानने का उसका मन रहेगा कि जान ले कि जाति कैसे, पूछेगा अच्छा आपका नाम क्या है, तो नाम बता देगा कुमार, तेज आदमी कुमार कह देगा, हो गया। तब लगे तो यो, तो अच्छा पिताजी का क्या नाम है, कहीं पिताजी का पूरा बता देगा, तो पिताजी में बता देगा कुमार, अब मालूम नहीं चल रहा है। तो अब अंतिम में पूछेगा अच्छा आपके यहाँ किस जाति का प्रभाव ज्यादा है, माने खुल के नहीं पूछेगा, लेकिन पता लगाने का कोशिश ये किन प्रकार करेगा, क्योंकि सीधे आप पूछ ही नहीं सकते। अच्छा चीज थोड़ी ये सब बात पूछना, ये सब चीज करना, लेकिन गांव में पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए सबको पता रहता है। इसलिए गांव में जनरली रॉन्ग नंबर डायल नहीं होता है। आज शहर में आने के बाद पटना उटना दिल्ली जाइएगा तो आदमी का रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। अब रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया, अब मान लीजिए कि आपको तो पता नहीं ना किसी का जाति किसी का धर्म, आप किसी से मिलने लगे, बतियाने लगे, आप मिलते बतियाते आदमी अच्छा लगने लगा आपको, है ना। अब अच्छा लगने लगा, बहुत आगे निकल गए आप। अब आपको एक के बाद अचानक से पता चलता है कि ले मैटर गड़बड़ है ना, मैंने रॉन्ग नंबर डायल हो गया, हम इस जाति के हैं, सामने वाला उस जाति का है, चाहे उस धर्म का है। अब इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, और आप जाके पूछे हो तो हर जाति की है, तो मैटरवा बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यार कैसा आदमी है, तो शहर में आदमी सबका रॉन्ग नंबर है चक्कर में डायल होता है कि वो पूछ ही नहीं पाता है, गांव में बन नहीं पाता है। कैसे गांव में सबको पता है कि गांव में किसका क्या जाति है नहीं है, इसलिए गांव में सामान्य तौर पे भेदभाव आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए बोले कि नहीं, गांव को हम सबसे ज्यादा पावर नहीं रखते हैं जब तक कि गांव साक्षर ना हो जाए, पढ़ा लिखा लोग ना हो जाए। जब जाति धर्म इन सब बातों से लोग ऊपर जब तक नहीं उठ जाएगा तब तक हम गांव को नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको स्वीकार तो किया गया, लेकिन इसको इस तरह से स्वीकार किया गया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान तो लागू हो गया, लेकिन पंचायती राज लागू नहीं हुआ। पंचायती राज पहली बार जो भारत में लागू हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 के लागू हुआ, राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर में, ठीक है। तो इतना साल बाद, लगभग 9 साल बाद जो है वो लागू हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये भी जब लागू हुआ ना तो बाध्यकारी टाइप से लागू नहीं हुआ कि पूरे देश में लागू हो जाए, हाँ, ये तो बाध्यकारी था ही नहीं। जब तक आर्टिकल 36 से 51 के बीच आप जो भी चीज देख रहे हैं कि बाध्यकारी है ही नहीं। राज्य को मन करेगा तो राज्य लागू करेगा, अगर इसको बाध्यकारी बनाना है तो इसको यहां से हटा करके कहीं और ले जाना पड़ेगा, तब जाके बाध्यकारी बनेगा। इसीलिए आप देखिए कि 1950 में संविधान लागू हुआ, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को बाध्यकारी बनाया गया। 1992 में संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, है ना। 1992 में ही दोनों, तो 73वां में था पंचायती राज, 74वां में था नगर निगम। नहीं, 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां 1992 में। तो 73वां का संबंध है पंचायती राज से, और 74वां का है नगर निगम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन, इसको कहते हैं शहरी शासन, ठीक है। तो इन दोनों को संवैधानिक दर्जा मिला तब 1992 में ही हुआ, और लागू हुआ 1993 से। पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, ध्यान रखेंगे, पूरा देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और नगर निगम वाला व्यवस्था पूरा देश में लागू हुआ 1 जून 1993 को।
1 जून 1993 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है सो बेसिकली लागू हुआ दोनों। तो ये जब यहां पर आप देखेंगे कि लागू हुआ, तब के बाद से ही निश्चित हुआ कि प्रत्येक 5-5 साल पर मुखिया का चुनाव होगा, प्रत्येक 5-5 साल पे वार्ड काउंसलर लोग का चुनाव होगा। ये 1992 के बाद अस्थायी नियम बना। क्यों? जब इस संशोधन के बाद इसको यहां से उठा करके लेके चल गए 243 में, 243 में, 243 में जब चला गया, 243 ए से ओ तक में, और फिर 243 पी से लेकर के जेड जी तक, तब जाके इसको बाध्यकारी किया गया, है ना। उससे पहले ही बाध्यकारी नहीं था देश में। समझ में आ रहा है बात? 24 अप्रैल, 1 जून, 1 जून को, हाँ, कमेटी बनी थी, बहुत सारी कमेटियां बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले बनी थी, उत्तरी स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश की थी, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए जिसने कहा था उसका नाम था एल.एम. सिंघवी कमेटी, राजीव गांधी के समय में बना था वो, ठीक है। हाँ, 1 जून, 15 कहां से आप पहुंचे? हाँ, नहीं, प्रयोग हुआ था, प्रयोग हुआ था पहले तो अंग्रेजों के समय से ही था, नगर निगम अंग्रेजों के समय से ही था। लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय सुशासन का जनक, है ना। तो रिपन मद्रास में किया था बहुत पहले ही, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ संविधान जब बनने के बाद ही पहला बार हुआ, संविधान बनने के बाद, ठीक है। हाँ, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। तो इसके तहत इसको बाध्यकारी बना दिया गया। लागू है 24 अप्रैल 1993 से, अब पास हुआ 1992 में। हाँ, तो लागू हुआ 24 में, तभी तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, पूरे भारत में मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 20 अप्रैल को सरकार ने मूड बनाया, और 24 अप्रैल को सरकार ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब एक सवाल आपसे ये पूछा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायती राज का चुनाव हुआ था? मध्य प्रदेश में। 73वां के बाद, अब पहले हुआ है राजस्थान में, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक में? हाँ, चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आइए आर्टिकल 41, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ विशेष दशा में सरकारी सहायता, कुछ विशेष दशा में सरकारी सहायता, इन सम रेयर कंडीशन गवर्नमेंट असिस्टेंस, इन सम रेयर कंडीशन गवर्नमेंट असिस्टेंस, कुछ विशेष दशा में, है ना, जब हालत कोई खराब वराब रहे तब, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो विडो महिला है, ठीक है। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बाढ़, सूखा, है ना, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। देखते हैं फ्लड आ गया कहीं पर, तो उसके लिए सरकार अलग से सहायता भेजती है, खाना भेजती है ना। कोई बीमारी आ गया, कोरोना, तो फ्री में राशन, है ना। अब वही मोदी जी कह रहे हैं फ्री में राशन, है ना, 29 तक। ये बतवा बोलने में शर्मो नहीं आता है कि अब वही जो है, माने दो इतना साल के बाद भी कलाम साहब एक किताब लिखे थे इंडिया 2020,
कि भारत 2020 में कैसा होगा। अच्छा है कि कलाम साहब आज नहीं है बेचारे, है ना, रहते तो उनको भी शर्म लगता कि हम 2020 में क्या कल्पना किए थे, यहाँ पर देश में हो रहा है कि 2024 में फ्री में 5 किलो अनाज हम देंगे। मतलब कि आप अपने देश की जनता को उस स्थिति में भी नहीं पहुंचा पाए कि 5 किलो अनाज पर जनता आपकी बिकने को तैयार हो जाए, है ना। ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि आप कम से कम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देते, है ना। तो आप ये बात कहते कि भाई चलो हम तुमको ग्रेजुएशन के लिए ही करेंगे, हम तुमको इंजीनियर डॉक्टर बना देंगे, है ना। तो लगता कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम 29 तक 5 किलो अनाज फ्री देंगे, मतलब कि आप गरीब रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। है विपक्ष वाला। हाँ तो यही तो, हम तो कही तो यह तो हो ही रहा है ना अभी, है ना। तो बुझ कैसे विरोध करेगा, कैसे विरोध करेगा, वही तो दिक्कत है ना, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ना। ये बहुत बड़ा नियम है लोकतंत्र में कि जनता को अनपढ़ रखो, शासन करने में आनंद आएगा, है ना। अनपढ़ रहेगी तो उसको जाति और धर्म के आधार पर बांटना आसान रहेगा, पढ़ लिख जाएगी तो दिक्कत होगा। पढ़ लीजिए, देखिए अच्छा मान लीजिए सब लोग को रोजगार, ये मोदी जी जो कहे थे 14 में की 2 करोड़ नौकरी, अगर 2 करोड़ नौकरियां दे दे रहते तो रैलिया में भीड़वा कहाँ से लाते, कहाँ से आता लोग। फ्री है तब ना भीड़वा जी, अब आते हैं तो पूरा लोग खड़ा होता है देखने के लिए, ये कौन से लोग हैं, फ्री है तब ना, एगो तो देखबो करता है ऊपर से वीडियो बनाता है। तो सब लोग रोजगार में रहेगा तो छुट्टी रहेगा किसी को। तो ऐसा है कि ऐसा काम करिए कि 2-4 लोग रोजगार में रहे और 2-400 लोग बेरोजगार रहे, है ना। जिससे कि जय हो करने वाले लोग मिल जाएंगे, झंडा उठाने वाले लोग मिल जाएंगे, तो ठीक रहेगा। अपनी स्ट्रेटजी है सबकी, और उस स्ट्रेटजी के तहत जो है सो अपना सब काम जो है सो कर रहे हैं। यहाँ आते हैं पटना में, अभी कल भी आए थे, है ना, अभी है ये है ना। तो अभी आप देखिए कल है 6 बजे हम बीपीएससी बैच का छुट्टी 6:30 में छुट्टी किए, और सब बेचारा सबको बहुत दिक्कत हो जाने में घरे, है ना। 8 बजे तक बंद कर दिया ये पूरा रोड की भाई हम नहीं जाने देंगे, है ना। तो अलग अलग, तो ठीक है आए, तो जब आते हैं यहाँ तो एक तो पब्लिक का क्या समस्या है इसको देखना चाहिए, और उनका खुद का भी समस्या, बड़का महंगा जहाज मंगाए हैं अमेरिका से खरीद करके, है ना, लेकिन वो बिहार में उतारने का हिम्मत नहीं होता है ना। अगर वो जहाज उतर गया जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पे, तो फिर समझिए कि लैंडिंग होगी चिड़ियाखाना में, चिड़ियाखाना में वही रूटी है, तो चिड़ियाखाना में लैंडिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर वहां उतरेंगे। तो जब देख रहे हैं कि इतना खराब स्थिति है, तो आप स्वयं भी तो घोषणा कर सकते थे ना कि आपका खुद का जहाज नहीं उतर पा रहा है, तो आपको एयरफोर्स का जहाज लेके आना पड़ रहा है, छोटका जहाज लेके आना पड़ रहा है। तो आप खुद डिक्लेरेशन कर सकते थे कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम हवाई अड्डा ठीक कर देंगे। ना आप कह रहे हैं, ना आपके पटना का कोई सांसद कह रहा है कि हमको हवाई अड्डा ठीक कर दिए, ना विपक्ष कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है कि भाई हमको हवाई अड्डा ठीक कर दीजिए पटना का, है ना, कि हो। तो बहुत तरह का सब दिक्कत है ना। तो सब लोग का अपना अपना स्थिति है, और उसी के तहत जो है सब करता है। हालांकि आप देखते हैं कि बाढ़ हो, सूखा हो, प्राकृतिक आपदा हो, इस सब में सरकार जो लोक कल्याणकारी योजना चलाती है, काम करती है, वो सब होता है 41 के तहत, कि विशेष दशा में कुछ इन सम रेयर कंडीशन, है ना। जैसे कि बाढ़ होने में कोई आदमी डूब जाता है तो उसके लिए सरकार 4 लाख रुपया देती है उसके फैमिली को, है ना। तो यही है, इसी के तहत देती है, ठीक है। तो ये सब इसी के तहत होता है। तो वृद्धा पेंशन भी मिलता है, विधवा पेंशन भी मिलता है, बाढ़ सूखा और प्राकृतिक आपदा में, दिव्यांगता की स्थिति में, मतलब अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, उसको मोदी जी ने नाम दे दिए हैं दिव्यांग, ठीक है। तो दिव्यांगता की स्थिति में, है ना, तो आप देखते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, लोग को साइकिल मिलता है चलने वाला, ठीक है। तो वो तो अलग योजना के तहत मिलता है हम लोगों को, ऊपर शिक्षा के लिए मिलता है, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। यहाँ पर दिव्यांगता के लोगों को मिलता है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो साइकिल स्पेशल मिलता है, जो हाथ से वो पॉडल मार के लोग बढ़ाते हैं, चलाते हैं, है ना। हाँ मतलब अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो आधुनिकता बढ़ रही है। पहले जो नहीं था तो हाथे वाला था, पॉडलवा मारना पड़ता था हाथ से, तब चलता था। तो ये सब सरकार फ्री में देती है ना। ये सारा चीज जो है सो फ्री में देती है। इसके अलावे एक और चीज होता है प्रौढ़ शिक्षा, है ना।
ओल्ड एजुकेशन। तो प्रौढ़ शिक्षा अब दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा में क्या होता है, तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग, जो माताएं हैं या जो बुजुर्ग दादाजी टाइप लोग हैं, उन लोग को शिक्षा, जो अशिक्षित लोग हैं, तो ये जरूरी भी है ना। ये यहाँ पर क्या है कि जरूरी भी है। कैसे कि आप देखिएगा तो हर गांव में के बीच में वो रहता है पीपल का पेड़, और वहां रहता है चबूतरा। अभी भी आप देखिएगा, चलिएगा किसी गांव में अगर बीच में, तो अभी तो चुनाव का माहौल है, तो और मजेदार माहौल बनल रहता है ना। हाँ, सब लोग अपन बैठ जाएगा वहां, अब बैठ करके अपना बहुत तरह का अपना बात करेगा, है ना। और जो महिलाएं होती हैं, उन लोगों का गांव में एगो फेवरेट जगह होता है, जो गांव के बूढ़ी महिलाएं होती हैं, वो होता है, समझते हैं, घोसार। घोसार समझते हैं, जहाँ पे भूजा भूजाता है ना। है ही कम तो है, नहीं तो आता है, अभी है। हालांकि अब उसका एक नया स्थान ले लिया है, वो हो गया है शिव चर्चा, है ना। अब देखिए, शिव चर्चा बहुत अच्छा चीज है। अगर वहां शिव की चर्चा हो तो, अगर ईश्वर की चर्चा हो तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कह दिया कि कर रहे हैं शिव चर्चा, शुरू कर दिया अपना अपना घर का चर्चा, तो दिक्कत हो जाता है वहीं पर। भगवान शिव शंभू की चर्चा करते हैं, आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है, वो करिए। लेकिन अब वो हो जाता है वो मीटिंग का प्लेस, चलो पहुंच जाता है। तो आप गांव के बाहर उस चबूतरा के पास चल जाइए, चाहे वहां चल जाइए, आपको पता चल जाएगा कि किसके घर में क्या चल रहा है ना। किसकी पुतहू यहाँ है, किसकी पुतहू नैहर गई है, सब बता देगा। किसका अपने सास से बनता है आजकल, नहीं बनता है, इहो बता देगा सब, है ना। बूढ़ा बाबा लोग को इस सब मैटर में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो लोग पूरा एकदम सूचना रखता है कि कहाँ का हो रहा नहीं हो रहा, सब अपन अपन बात जो है सो बतियाएगा। तो काहे होता है ऐसा, फ्री है, कोई कामे नहीं है, खाना अपने खा लिया टाइम पे सब लोग, आ जाके अपना बैठ गया और वहां पे चल रहा है। तो सरकार बोला कि देखिए, इन लोग को पढ़ाइए, कम से कम पढ़ल लिखल रहेगा तो कम से कम किताब तो पढ़ेगा बैठ के, इतना तो काम कर सकता है। अब पढ़ल लिखल नहीं रहेगा तो क्या करेगा, अपना वो चबूतरा बिछा करके, चादर बिछा करके चबूतरा पर, चबूतरा पर अपना ताश के पत्ता फेंकता है लोग। तो कहे कि कम से कम पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको क्या करेंगे, वो कम से कम पढ़ेगा वहां बैठ करके, है ना। तो पढ़ेगा, तो इसको हुआ कि भाई देखिए, क्लास 10th में आप देखते होंगे कि अब एसएसटी का एग्जाम जो होता है वो 80 नंबर का होता है, और उसमें 20 नंबर स्कूल देता है। तो वो जो प्रैक्टिकलवा होता है ना, उसमें 10 नंबर ही पढ़ाने के लिए है ना। हाँ, कि 10 नंबर ये पढ़ाने के लिए, और 10 नंबर आपको मुखिया उखिया वार्ड वोर्ड सब है वो सब देता है ना। तो उसे करके 20 नंबर आपका आता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें है कि पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं जाएगा, वह जो स्कूल में जो बच्चा सब पढ़ रहा है ना, वह पढ़ाएगा इन लोग को। कम से कम नाम उम लिखना सिखा देगा, किताब उताब पढ़ना सिखा देगा, ताकि ये लोग का फ्री का टाइम जो है सो इधर उधर में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ये यहां पर चलता है। तो बहुत सारी विशेष स्थिति में, इन सम रेयर कंडीशन, गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को सहायता उपलब्ध कराएगी। तो ये सब मिलता है। अब देखिए 37 कह रहा है कि इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, तो ये तो कोर्ट में बाध्यकारी, लेकिन सरकार दे रही है ना, क्योंकि 37 में ही कहा गया है कि नैतिक रूप से बाध्यकारी है। सरकार को जब पैसा हो जाए, संसाधन हो जाए, तो सरकार को ये सब चीज देना चाहिए। इट्स इथिकली इन्फोर्सेबल ऑन गवर्नमेंट, है ना। तो नैतिक रूप से सरकार पर जो है सो बाध्यकारी है। क्लियर है, तो इसको यहां पे ध्यान रखना है। आगे आइए, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है, तो कहता है न्याय संगत, न्याय संगत मानवोचित दशा, न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता, और प्रसूति सहायता, ठीक है। इक्विटेबल हेल्दी मेंटल कंडीशन और मेटर्निटी एड,
और मैटरनिटी एड। ठीक है। न्याय संगत मानवोचित दशा प्रसूति सहायता। ठीक है। अब देखिए, न्याय संगत, कोई भी आदमी कहीं कोई काम सरकार किसी से करवाएगी तो काम न्याय संगत होगा, यानी कि सरकार जो भी काम कराएगी वो न्यायपूर्ण तरीके से कराएगी। ऐसा ना हो कि कोई गलत काम या अवैध काम सरकार ही कराना शुरू कर दे। ठीक है, तो एक तो न्यायपूर्ण काम होगा। मानवोचित दशा, कोई आदमी कहीं कोई काम कर रहा है ना तो उसकी दशा ठीक होनी चाहिए, मतलब तबीयत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि तबीयत खराब है उसको काम पर बुलाने जबरदस्ती क्या वो काम करो, कैसे काम करेगा। इसलिए ही आप देखेंगे कि सरकारी सर्विस में आपको लीव मिलता है, सिक लीव अलग से मिलता है। सिक लीव आपको अलग से मिलता है, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है तो अलग से दिया जाता है, और उसका पैसा सरकार नहीं काटती है। कि भाई अगर आदमी का तबीयत खराब है ऐसे में वो काम कैसे कर सकता है। तो इसलिए आपको, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपका हेल्दी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको छूट देती है कि भाई आपको हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। प्रसूति सहायता, मेटर्निटी एड होता है। मेटर्निटी एड में होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अब उसमें उनके उस स्थिति में उनसे काम कराना तो मुश्किल हो जाएगा, कैसे काम करा पाएंगे, है ना। तो इसलिए सरकार कहती है कि ऐसी स्थिति में हम काम नहीं लेंगे, ऐसी स्थिति में हम छुट्टी दे देंगे। तब मेटर्निटी का छुट्टी मिलता है डिलीवरी के 6 महीना पहले, आप फिर डिलीवरी के 6 महीना बाद, तो 1 साल सुने पहले। इसके बाद फिर अब सरकार ऐड की हुई है कि 1 साल और देंगे बच्चा के पालन पोषण के लिए। कि वो बचवा जो जन्म हुआ तो 6 महीने में बड़ा थोड़ा हो जाता है, उसको टाइम लगता है, तो 1 साल और ऐड हो गया है। अब 2 साल का छुट्टी मिलता है, और 2 साल में 1 रुपया कटेगा नहीं, लेकिन इस सुविधा 2 ही बच्चा पर रहेगा, 2 ही बच्चा पर। नहीं तो आदमी सब यहां बहुत गड़बड़ सब है। अब हम लोग को देखबे करते हैं, चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिए हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी को अगर 10 को बच्चा हो गया तो 20 साल के छुट्टी, तो रिटायर्ड हो जाएगा छुट्टी में, है कि नहीं। आप पैसा लेकर, तो सरकार बुझती है कि बाप इसको मैटर गड़बड़ा देगा, तो ज्यादा नहीं, 2 को बच्चे पर हम सोच देंगे, बाकी तीसरा हुआ तो भाई तुम अपना बुझना वो समझना। उस पर सरकार ना तो छुट्टी देगी और ना कुछ करेगी, है ना। तो उसमें आपको बुझना है कि आपको क्या करना है। तो 2 ही बच्चा पर आपको ई मिलेगा। आई देखिए बहुत खतरनाक स्थिति है ना जी। आप मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे उसको, शाहजहां की पत्नी मुमताज ना, तो है, हाँ पिता को भी है, पिता को भी है, हाँ बिल्कुल 15 डेज का पिता को भी होता है। पिता का होता है कि 7 दिन पहले मिल जाएगा और 8 दिन बाद में मिलता है ना। तो जरूरी है। देखिए भले कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मदर को बहुत प्रॉब्लम होता है, सही बात है, क्योंकि दर्द वही झेलती हैं, तो उनको रियल पेन होता है, लेकिन मेंटल पेन फादर को होता है। मानसिक रूप से वो भी तो दबाव में होगा कि भाई अगर मान ले पत्नी बीमार चल रही हो किसी का, है ना, उसको दिक्कत है, तो पति तो स्वाभाविक है कि वो दबाव में रहेगा, है ना। हाँ अगर पत्नी के साथ संबंध उसके ठीक है तब, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि रोज झगड़े होता है तो वो तो पगला खुश ना रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना तेज होता है। ऐसा हम कहते हैं कि महिला लड़की लोग कुछ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या करेगा, जब देगा ना कि बच्चा उच्चा हो रहा है तो कहेगा काम ना करो, तुम चल जाओ अपने मायके। वो पगला भेज देता है मायके। कहे जाए मायके, कहे जाए मायके तब जाइए जब एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया है, तब जाइए। ये नहीं कि नहीं दुख में है तो मायके, हेल्दी है तो तोरा घरे है, ये कोई बात हुआ है। मैंने जब तबीयत ठीक है, हमार खिलावे पिलावे के कंडीशन में है, बढ़िया से टाइम पर नाश्ता देंगे तो तुम्हारा घरे रहे। आज जब जे तुम्हारा नाश्ता में गड़बड़ी होने लगा, जब जे हमारा तनी आवश्यकता पड़ा कि तुम हमको नाश्ता दो, तुम हमको तनी चाय कॉफी दो, तो एक काम ना करो, तुम्हारे मम्मी पास तुम हमको पहुंचा देते हैं। अरे पगला आदमी, हमारे मम्मी कोची नौकर है, हम नौकर मम्मी नौकर, तू नौकर बन ना 3-4 महीना, तो ना समझ में आएगा कि कोची होता है ड्यूटी, है कि नहीं। यही होना चाहिए। लेकिन ये लोग बुझता नहीं, ये लोग सोचता है बहुत मान रहा है हमारे पति। अरे मान रहा, तेज है, एगो तो पहुंचा दिया उन्हें, अब हो गया फ्री, अब हो गया क्या चीज स्वतंत्र, वो और दिक्कत करेगा। इसलिए जब स्वस्थ रहिए
तब वो साथे रहिए, अस्वस्थ रहिए तब वो साथे रहिए, छोड़िए मत पीछा, ऐसे ही है, फ्री का है। आए? आए? अग्नि का फेरा लिए हैं 7 बार घूम के, ऐसे छोड़ देंगे जी, है कि नहीं? आए? सब है? हम देखिए, हम किसी के फेवर में कभी नहीं बोलते हैं, हमको जो सही लगता है हम वही बोलते हैं, है ना। अब जिसको मान लीजिए को अच्छा लगता है उसको लगता है ये फेवर का बात है, आज जिसको अच्छा उसको लगता है कि हमारा खिलाफ बोल दिए। हमको जो सही लगता है, क्या सब होवे करता है, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जो नहीं होने वाला चीज हो जी, है ना। अभी बस है कि ये बात खाली आपको लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से है, कोई भी चीज हम किसी का आलोचना भी करते हैं, चाहे किसी का समर्थन भी करते हैं, तो उसके सही पॉइंट पर करते हैं। किसी का विरोध हम अंधभक्ति नहीं कर सकते कि वो विरोध करता हम वो कर दे, है ना। ऐसा कहता ना कि सर बीजेपी का कह दिया इसे, जहां पे वो अच्छा किया अच्छा बोलेंगे। हम थोड़ा ना किसी राजनीतिक पार्टी के हैं कि हमको डर है कि कोई कह देगा कि आप ये कर रहे हैं। जहां पे वो अच्छा किया वहां पर बोलेंगे, आज जहां पर बुरा किया वहां पर बोलेंगे, क्योंकि हम निष्पक्ष आदमी हैं। हाँ, जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे उस दिन तो बोलना पड़ेगा उसका बात, है कि नहीं? क्योंकि तब तो नैतिक मजबूरी न बन जाएगी जी, तब तक नैतिक मजबूरी बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जब तक कहीं पर नहीं है तब तक एंजॉय कीजिए, तभी तक तो फायदा है। कि जब तक आप किसी के साथ नहीं है तब तक उसका आप अच्छाई भी बताइए, उसका बुराई भी बताइए, क्योंकि जिस दिन अगर किसी का दामन थाम लिए उस दिन आपकी नैतिक मजबूरी बन जाएगी, उसके प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, आपको उसको बचाना है। तब तो आपको, जैसे प्रवक्ता सबका क्या हाल रहता है बेचारा, दुर्दशा भइल रहता है। नेता सब दिन में कुछ बोल दिया, प्रवक्ता बेचारा उसको पता है कि उसका नेता गलत बोला है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट करता है, फिर भी कहता है ना ना ये बात नहीं था, है ना। जबकि उसके आत्मा को पता है कि गलत बात है, तब वो बेचारा प्रोटेक्ट करके अपना जॉब बचा रहा है, अपना नौकरी बचा रहा है कि हम कर रहे हैं। तो जब तक आप कहीं पर नहीं है तब तक आप करें है। देखिए कंसेप्ट नहीं बदलेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कभी कभी आप अगर किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तब आपकी जिम्मेवारी क्या हो जाएगी? उसको प्रोटेक्ट करना। तो तब तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना, चाहे किसी के भी, ठीक है। आप भले तेजस्वी को बहुत आलोचना हो जाए कि अनपढ़ है चाहे कुछ है, आज चल जी उसके पार्टी में, तो कहना पड़ेगा भले अनपढ़ है तो क्या है, अकबर तो अनपढ़ था, बढ़िया शासन किया कि नहीं किया, कहना पड़ेगा कि भाई अकबर था अनपढ़ तो बढ़िया शासन किया, तो तेजस्वी बढ़िया शासन नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। वो कभी करता है कि 17 महीने में इतना रोजगार दे दिए, है कि नहीं। तो प्रशासन चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़ा लिखा होइए, ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आपके प्रशासन में कोऑपरेटिव हैं, सारे आईएएस पढ़े लिखे ही होते हैं, है ना। तो वो कोऑपरेटिव हैं, वही आइडिया देते हैं सरकार को कि क्या करिएगा तो कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ही है कि आपको जहां पर, जब तक आप इंडिपेंडेंट आदमी हैं, तो जहां पर जो सही लगे वहां पर सही बोलिए, जहां पर जो गलत लगे उसको गलत बोलिए। लेकिन ये तो हो गया आपके प्रोफेशनल लाइफ का मैटर ना। रियल लाइफ में आप रियल रहिए, रियल लाइफ में रियल रहिए, वहां पर आप सही गलत के साथ समझौता मत करिए, क्योंकि वो रियल लाइफ है, उससे आप प्रभावित होने वाले हैं, लोगों को प्रभावित करेंगे, तो वहां पर रियल रहिए। अब कहीं पर आप जॉब प्रोफेशन कुछ चीजों को ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपने को बदलने का भी एक सीमा होता है कि हम किस लेवल तक और कहां तक बदलेंगे। अब कोई कहेगा कि आप पूरा अपना ईमान बेच दीजिए, तो गलत बात है ना। कि आप अगर ईमान बेच दीजिए किसी के लिए तो फिर आप आदमी ही नहीं रह गए, फिर आपका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज प्रैक्टिकल होता है जहां पे आप किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर कुछ यूनिवर्सल चीजें होती हैं, उसको आप नहीं बदल सकते, उसको आपको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार यहां पर सहायता देती है। अब प्रसूतीय सहायता में वही शाहजहां की पत्नी मुमताज का तबियत खराब हो गया था, और उसी प्रसव पीड़ा के दौरान ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। उसी समय शाहजहां का प्रेम जागा और कहा कि हम ताजमहल बनवा देंगे तुम्हारे लिए। अरे पगला आदमी, जब तुम प्रेम करता था मुमताज से तो उसके जीवन में ना कुछ उसको बना के दे देता। ये पता नहीं कौन सा प्रेम का एगो परिभाषा होता है कि जब आदमी नहीं होता ना तब बहुत समर्पण दिखता है, जब है तब ने आप उसका सम्मान नहीं किया, जब है तब आपने उसको ऑनर नहीं दिया, आज जब नहीं है तब आप उसके याद में कुछ और बना दे रहते हैं। कहता है कि कितना पगला आदमी सब है। कहता है कि ताजमहल इज द सिंबल ऑफ लव,
अरे पगला, ये सिंबल है लव का, ये टॉम्ब है, मकबरा है, इट्स अ मकबरा, है ना, मकबरा है, इसी के अंदर में दफनाई गई है कौन, मुमताज। तो सिंबल ऑफ लव कैसे हो गया जी? पगला ऐसा फिल्मों बनाने लाला ब्लर दिखा देता है ना, ये मकबरा ना है। हाँ, अगर आपको सिंबल ऑफ लव क्या है तो माउंटेन मैन, उसकी पत्नी का डेथ हो गया, प्रसव पीड़ा के ही कारण डेथ हुआ था उनका ही पत्नी, और समय पर डॉक्टरी सुविधा नहीं मिल पाया, बीच में पहाड़ खड़ा था, वो आदमी कहा कि इस पहाड़ के वजह से मेरी पत्नी का मृत्यु हुई है, मैं इस पहाड़ को ही खत्म कर दूंगा कि दूसरे किसी की मृत्यु ना हो कभी इससे। ये होता है समर्पण, ये होता है डेडिकेशन, है ना, और ये होता है सिंबल ऑफ लव, कि आपने किसी आप चीज के महत्व को समझा, सिग्निफिकेंस को समझा, है ना। एक तो ये बनवा दिया ताजमहल, आज ताजमहल बना करके सब मजदूर सबका हाथ काट दिया, तो ये बताइए, तो ये सिंबल ऑफ लव है? लव में कहीं पर घृणा होता है? तुम उपहार दे देता, है ना, तुम उसको आपको हीरा जवाहरात दे देता, संपन्न बना देता, तो लगता कि हाँ प्रेम फूट रहा है अंदर से एकदम से, है ना, लेकिन आपने उनको मार दिया, तो ये तो सिंबल ऑफ मर्डर हो गया, है ना। इतने सारे लोग को मार दिया आपने, नहीं मारना चाहिए था, सब गरीब लेबर मजदूर थे, मेहनत करके बनाया था इसको, क्यों मार दिया? कि ऐसा कलाकृति फिर दूसरा ना बन पाए। ये कोई बात हुई? तो ऐसे तो सब आदमी को अपन अपन नया नया घर बनाता है मार देना चाहिए, मिस्त्री सबको, है ना, कि भाई चलो हमारे जैसा घर बना दिया, दूसरा नहीं, सब सब सिविल इंजीनियर सबके जीवन पे खतरा आ जाएगा, नक्शा वालों ना खींचता है, सिविल इंजीनियर सब बेचारा दिक्कत हो जाएगा सबको, है ना। तो इसलिए यहां पर जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रसूति सहायता, अब देखिए, तो प्रसूति सहायता के लिए 2 साल का लीव मिलता है महिलाओं को टोटल, ठीक है, इसमें इनका 1 रुपया नहीं कटता है। पिता को 15 दिन का मिलता है, जब पत्नी अगर बीमार है, मतलब जब वो पेन से गुजर रही, तो डॉक्टरी मेडिकल है सर्विस के लिए उनको मिलता है, तो 7 दिन पहले मिल जाता है, 8 दिन बाद में मिल जाता है, ताकि वो अपना वहां पर केयर टेक कर सके। तो ये मिलना भी जरूरी है, क्योंकि पति भी उस बीच में मानवोचित दशा उसकी ठीक नहीं होगी। आप ऑफिस में मान लीजिए काम कर रहा है बेचारा, अब दिमाग में टेंशन है कि पत्नी का तबीयत खराब है ना, मतलब उसका तबीयत बिगड़ा हुआ है, उसको कभी भी डॉक्टर के पास लेके, तो ऐसे में वो पूरा परफेक्शन से काम नहीं कर पाएगा। तो पूरा परफेक्शन से काम करने के लिए उसका दिमाग खाली चाहिए, हल्का चाहिए, तो ऐसे में उसको छुट्टी दे दीजिएगा, तो उस बीच वहां पे संभाल लेगा। लेकिन ये कह रहे कि ये तो तभी तक रहेगा जब सही में उसको टेंशन हो पति को, है ना, सही में पत्नी से प्रेम करता होगा बेचारा, तो उसका सिग्निफिकेंस होगा लाइफ में कि नहीं भाई पत्नी है हमार, है ना, तो हमको उसके साथ रहना है। कहीं तेज निकला, पत्नी को पहुंचा दिया मायके कि चल जाओ अपनी मम्मी के यहाँ, तो उसको कौची का टेंशन, तो ये छीन लेना चाहिए 15 दिन का छुट्टियां, तो फिर दूसरे मैटर करेगा फिर, हाँ, ये 15 दिन उसका दूसरा मैटर शुरू हो जाएगा ना, फिर तो ये दिक्कत है। तो इसलिए सरकार को देखना चाहिए कि भाई हम जो दिए हैं उसका सुविधा सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ये होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए, इसी में जो मानवोचित दशा है, इसी के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को मेंसुरेशन साइकिल के लिए भी सरकार छुट्टी अलॉट करती है, और ये छुट्टी सबसे पहले भारत में केरला ने दिया था, ध्यान रखिएगा, केरला सरकार जो है वो दिया था, और बिहार सरकार भी इसको देती है 2 दिन की छुट्टी, है ना, बिहार सरकार भी मेंसुरेशन साइकिल के लिए 2 दिन की छुट्टी देती है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले केरला ने दिया, तो वो इसी के तहत मिलता है, ठीक है, ठीक है, बिहार सरकार भी देती है 2 दिन, 2 दिन, ठीक है, सॉरी केरला में 4 दिन, 2 दिन बिहार में, बिहार में 2 दिन, ठीक है। तो ये भी जरूरी स्थिति है ना, इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलेगा तो फिर आप मानवोचित दशा, देखिए इसी सब चीज को कहते हैं कि मानव सभ्य हो गया धीरे धीरे, है ना। आप समस्या को समझने लगे, आप प्रॉब्लम को समझने लगे, आप अगर पढ़ लिख गए, आप पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप किसी के प्रॉब्लम को समस्या को नहीं समझते, फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पढ़ने का मतलब मेरा खाली इतना नहीं है कि पढ़ के एग्जाम पास कर जाए, पढ़ने का मतलब है कि पहले अच्छा मानव बन जाए, इंसान बन जाए, है ना। एग्जाम पास करना बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है अच्छा आदमी बनना, है ना।
लेकिन अब देखिए अर्थ का जमाना है, पैसा नहीं है तो आदमी चाहता है कि पहले नौकरी लग जाए, किसी तरह से नौकरी लगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाए। लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी होने के बाद भी लोग समाज में खुश नहीं हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास में, बहुत से लोग होंगे ठीक ठाक पैसा है, लेकिन रोज झगड़ा है, रोज दिक्कत है, रोज समस्या है, अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन अच्छा है नहीं हुआ ना, उत्पाद ठीक नहीं बना, बाई प्रोडक्ट ठीक आ गया, नौकरी लग गई आपकी, सैलरी महीने की आ रही है, सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से जो एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, वो नहीं बन पाए। और वो नहीं बन पाने की वजह से तमाम तरह की समस्याएं जीवन में हमेशा मौजूद रहती हैं। हमेशा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की समस्याएं बनी रहेंगी जॉब होने के बावजूद भी, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा तैयार नहीं हुआ। और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए प्रोडक्ट अच्छा तैयार करना, बाई प्रोडक्ट नहीं। लेकिन शिक्षा को आज इस स्थिति में हमारी सरकारों ने और हम लोगों ने बना दिया है कि हम लोग मानते हैं कि पढ़ने का मतलब खाली होता है नौकरी लेना, कि नौकरी लग जाए, ये पढ़ने का मतलब है। पढ़ने के बाद आप आदमी कैसे बने, इससे किसी को मतलब ही नहीं है कोई जी, है ना। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा ऐसा काम कर देता है ना कि देख के आपको शर्म आ जाएगा, कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये भी आदमी ऐसा कर सकता है क्या, कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट अच्छा तैयार नहीं हुआ। नौकरी लगने से क्या हुआ, दिमाग तो ठीक होना चाहिए ना, है ना। तो इसलिए पढ़ाई का एक ये भी चीज, तो देखिए हम उस समय, ये आगे से ऐड नहीं किया गया है, हमारे संविधान बनाने वाले लोग उसी समय इस आर्टिकल को डाले हुए थे और कहे थे कि भाई बाद में आप इसको जो है सो प्रोवाइड करा दीजिएगा, अभी तो संसाधन पैसा नहीं है, लेकिन जब होगा तब दे दीजिएगा। तो बाद में ही सही, देरी से ही सही, लेकिन समाज को ये समझ में आया, सरकार को ये समझ में आया कि मानवोचित दशा भी कोई चीज होता है ना। देखने में आदमी भले ठीक लग रहा हो, लेकिन अंदर से वो किस पीड़ा से गुजर रहा है ये नहीं पता है आपको, है ना। तो जब आप उसकी अंदरूनी स्थिति को समझते हैं तो उसी कहते हैं मानवोचित दशा, कि उसकी दशा अंदर से अच्छी है कि नहीं, काम करने लायक, तभी आप उससे काम कराए या काम ले। इसलिए इस तरह की छुट्टियां, इस तरह की सेवाएं जो है वो सरकार अब उपलब्ध कराती है, ताकि किसी को कोई मानसिक तौर पे ठीक नहीं है ना, तो उस स्थिति में वो काम नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में उसको रिलैक्स दिया जाए, उस स्थिति में उसको रिलीफ दिया जाए। पहले के समाज में नहीं था, पहले के समाज में तो भेदभाव होता था, पहले के समाज में तो अलग तरह की स्थिति थी, छांट देता था लोग समाज से। तो कितना मतलब दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि लोग उसको स्वीकार कर लिया था कि यह नियम है। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये सब कंसेप्ट बदलता है कि ये नियम नहीं है ना, ये कोई अपराध है या कोई पाप नहीं है, ठीक है। लेकिन समाज की प्राचीन नियम कानून जो थे उसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया था सब, तो इसलिए अब इसको जो है सो प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, हम दो हमारे दो ये तो बहुत पहले ही मतलब बात किया गया था, है ना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कि जनसंख्या को नियंत्रण के लिए इंदिरा जी के ही समय में परिवार नियोजन वही लेके आई थी, है ना। पर वहां पे केवल टर्मोलॉजी यूज किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने परिवार नियोजन की बात की। अब परिवार नियोजन की जब वो बात की तो इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ, है ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब बहुत मतलब लोगों को इसमें दिक्कत हो गया, ठीक है। उस समय के जो लोग हैं जो बताते हैं, और उस समय क्या लोग, क्या आप अपने पिताजी से बात करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था उस समय देश में। उस समय पिताजी लोग स्कूल जाते थे और डरे स्कूल जाना सब बंद कर दिया था, कि परिवार नियोजन के चक्कर में क्या होता था कि अधिकारी सबको टारगेट दिया गया था कि आप जो है सो जनसंख्या को नियंत्रण कीजिए। तो लोग बच्चा सबको स्कूल नहीं जाने देता था, कैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि कौन अधिकारी कौन दवाई लेके खिलाते, कि उसको दिक्कत हो जाए फिर, है ना। अभी उस पर एक हिंदी सिनेमा भी बना था कुछ दिन पहले इस मुद्दा पर, है से था नहीं, एक मूवी बनी थी उस तरह पूरे मुद्दे को दिखाने के लिए, संजय देओल की मूवी थी, जिसमें उस समय का वो पूरा सिचुएशन सिनेरियो दिखाया गया था कि किस तरह की स्थिति थी सरकार किस तरह से। और मतलब ये तो प्रैक्टिकली आप घर में जो सीनियर मेंबर्स होंगे तो आप उनसे बात करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये होता था। तो मतलब इंप्लीमेंटेशन गलत हुआ,
अगर वो इम्प्लीटेशन वहां पर सही हो जाता तो आज हम चाइना को पीछे नहीं करते जनसंख्या के मामले में, है ना। अब फिर उसके बाद से लेकर के अभी तक भी सरकार ने इसके लिए कोई स्ट्रांग कानून नहीं पास किया, है ना। और इस चक्कर में यहाँ पर जो है तमाम तरह की दिक्कत और समस्या होती है, और इसलिए कहता है कि कोई भी आ जाए बेरोजगारी खत्म नहीं होगी देश से, कोई भी आ जाए, क्योंकि जनसंख्या ही आपके पास इतना है कि सबको अब कहां दीजिएगा रोजगार। छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों कहा जाता है? कि अगर छोटा परिवार है, उसमें एगो खाली पिताजी मान लीजिए कमाने वाले हैं, बढ़िया उनका जॉब है, तो संभाल लेंगे सबको। दूगो लड़का है चाहे लड़की है, मान लीजिए आप पति पत्नी है, आप दादा दादी है, माता पिता है, 6-7 आदमी का परिवार होगा, सबको मिला करके वो आराम से परिवार चल जाएगा। लेकिन एगो परिवार है, बच्चा हो गया 7 गो 8 गो 10 गो, अब बताइए कि नॉर्मल सा नौकरी करते हैं, 8 गो 10 गो बच्चा हो गया, सबको बढ़िया स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाइएगा, तो उसमें से एगो दूगो बढ़िया होगा, 2-4 गो हो जाएगा चोर चुहाड़, नहीं हो जाएगा, पढ़ भी नहीं करेगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का एक तो अपने पारिवारिक स्तर पे भी फायदा है, अब पारिवारिक स्तर पे जब इसका फायदा दिखेगा तो देश के स्तर पे भी दिखने लगेगा, है ना। इंग्लैंड सब में बेरोजगारी भत्ता 1 लाख रुपया तक मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार है तो 1 लाख रुपया ले लीजिए, महीना का, आप पगला साल के पूछ रहा है, महीना के। अब आप सोचिए, अब सोचिए बेरोजगार है तो ले लीजिए, है ना, वो अपना नागरिक के देता है तो ना देते हो, है ना। तो अब क्या है, वो सब डेवलप है, वो सब डेवलप है, कंट्रोल है। तब ब्रिटेन के जितना तोहर आबादी है ना, उतना अकेले यूपी का होगा, उससे ज्यादा यूपी का हो जाएगा, है ना। यूरोप का जो 3-4 गो देश को मिला दीजिएगा ना, तो एगो अपना यूपी मेकअप कर देगा उसको, जो उसका स्कैंडिनेवियन प्रदेश है, उसका 3-4 गो देश को मिला दीजिएगा तो एगो यूरोप जैसा हो जाएगा। तो क्या है, जनसंख्या छोट कम है, डेवलप है, तो आराम से जो बेरोजगार है उसको भी पैसा देने में सरकार को सोचना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ आदमी इतना है कि रोजगार नहीं है तो बेरोजगार को कौन पूछता है। तो ये सब जनसंख्या का चक्कर है कि हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से इस तरह की समस्या और दिक्कतें जो है सो झेलना पड़ता है। खैर आगे आइए, आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 43। तो 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, लिविंग वेज, है ना। निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब इतना पैसा कम से कम मिल जाए कि जीवन निर्वाहित हो जाए ठीक से। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सरकार कानून बनाती है, कहती है मिनिमम एक वेतन जो है वो सबको मिलना चाहिए। आप देखते होंगे कोई भी जॉब में आप जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसका स्केल पे निश्चित रहता है कि किस स्केल पे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो स्केल पता रहता है कितना स्केल पे हम जाएंगे तो इतना से हमारा सैलरी स्टार्ट होगा। इसके अलावे सरकार दैनिक पैसा भी बताती है कि भाई अगर कोई मजदूर कहीं पे काम कर रहा है तो उसको दैनिक मजदूरी भी इतना मिले जिससे कि उसको खाने पीने का, रहने का दिक्कत नहीं हो। तो निर्वाह योग्य मजदूरी के तहत ही न्यूनतम वेतन का कानून भी सरकार बनाती है। आज समय समय पे आप देखते हैं कि अलग अलग वेतन आयोग बनता है, 6ठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, है ना। ये सब इसी के तहत राज्य सरकारें जो है सो बनाती हैं, ताकि वो लोगों का समय के साथ महंगाई अगर बढ़ रही है तो उनका सैलरी और उनका पैसा भी बढ़ जाए, ठीक है, ताकि वो ठीक तरह से ये करे। तो निर्वाह योग्य मजदूरी। अब आप देखिए महत्वपूर्ण बात कि संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे भी क्या किया, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, तो फंडामेंटल राइट में आप एक आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, बुलाता है श्रम कहता है, पूरा क्या कहता है, गिरफ्तारी के बुरी, देह व्यापार लिखा हुआ है उसमें, मानव व्यापार, बलात्, श्रम और बेगारी पर प्रतिबंध, है ना।
तो देखिए, मूल अधिकार कहता है कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते, माने कि फ्री में आप काम नहीं करा सकते। तो साइकोलॉजी समझिए, मूल अधिकार का अगर आप वायलेशन करिएगा तो सीधे वो आदमी आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देगा, है ना। मैंने आप काम करा लिए, आप पैसा नहीं दिए, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। लेकिन तेज आदमी होगा तो क्या करेगा, काम करा लिया, कहेगा काम कराया मान लीजिए 5,000 का, कहेगा कि लो 1,500 रुपया रखो। अब क्या होगा कि 1,500 दे दिया ना, तो 1,500 दे दिया तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि फंडामेंटल कहता है कि आप फ्री में काम नहीं करा सकते हैं, तो पैसा तो दिए ना, दिया। अब विवाद किस बात पे होगा कि हमको देना था तुमको 5,000, तुमको 15 ही से दिया, तो ये मैटर हो गया डीपीएसपी का। और डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, है ना। तो निर्वाह योग मजदूर रख दे डीपीएसपी में, वहां कह दिया खाली कि बेगारी पर काम नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि यहां से कानून बनता है और कानून के तहत निश्चित होता है कि इतना पैसा कम से कम आपको देना है, तो उसके तहत जो है सो आपको पैसा मिलता है सरकारी संस्थानों के अंदर में। चाइना विना सबका आदमी सबको देखते हो, सबका क्या पॉलिसी रहता है। चाइना अगर आपका आदमी सब मान लीजिए आपको 100 रुपया आपसे लिया, ठीक ना, 500 रुपया आपसे लिया, आप 500 उसको दे दिए, और जब मांगने जाइएगा हमारा 500 लाओ, तो कहेगा ना कि हम तुमको जो 2,000 दिए थे ना वो हमको दो, ठीक है। अब कहेगा कि हम तुमको जो 2,000 दिए थे वो तुम हमको दो। अब वो कहेगा कि 2,000 तुमको कहिए दिया, वो बोले जो दिए थे तो दो ना, तब ना तुम्हारा 500 वापस करेंगे। अब ये झगड़ा ऐसा होगा ना कि 500 का मैटर ही खत्म हो जाएगा। अब मैटर चलेगा 2,000, वो कहेगा कि हम तुमको 2,000 दिए थे तो हमको दो, अब कहेगा तुमको देवे नहीं किया था, तो देवे नहीं किया था, तब 500 तो देवे नहीं करेगा। अब मैटर पहुंच गया, अब यही झगड़ा चलते रह जाएगा, ठीक है। तो वो 500 का नहीं था, तब किसी का पैसा लेके भागना हो तो यह काम करिए, है ना। क्यों ले लिए 10,000, अब वो तगादा मार रहा है रोज कि हमारा 10,000 दो, तो क्या कह रहे कि मेरा तो जो 30,000 दिए थे ना वो हमको दो पहले। अब वो कहे 30,000 हमको कहिए दिया था, दिए नहीं थे, लाओ। अब हाँ, क्या होगा तो। अब देखिए, अब आदमी कैसा है तो डिपेंड करता है उस पर, है ना, लेना कैसा है। अगर कहीं लेने वाला कहीं गांव का निकला तो मान लीजिएगा, है ना, भाग जाएगा, भेटेबे नहीं करेगा, है ना। हाँ, खेत जोत लेगा, खेत का कागज है, 10,000 रुपया देखो कौन कागज है। हाँ? अरे भाई, तो वो तो लेने वाला गांव का ना होगा, तो वो तिकड़म नहीं जानता है ना, है ना। कुछ दिन गांव में नहीं रहेगा तो थोड़ा ना आप उसका खेत जोत दीजिएगा। खेत खेत जोतने का काम वो कागज पत्र का काम है। वो अगर आप जेतीओ दिए तो थोड़ा ना आपका हो जाएगा, केस कर देगा तो तुरंत सरकार आपको उसको दिलवा देगी। लेकिन 10,000 रुपया आप दिए हैं तो मुंह पर ना दे दिए हैं, वो मांग आप दे दिए, कोई साक्ष्य है? वो तो विश्वास से का ना बात है कि 10,000 रुपया हमको दिए थे। हाँ, अब आजकल एक अच्छा चीज है कि ऑनलाइन पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट में कि सबका साक्ष्य रहता है। अगर आप किसी को कर्जा दीजिए तो ऑनलाइन दीजिए, कहीं कि हमारा पास कैश नहीं है, हम तुमको भेजते हैं, अब तुम्हारा फोन पे गूगल पे भेजने का फायदा है कि आपके पास साक्ष्य रहेगा कि हम तुमको पैसा दिए थे। ऐसे मुंह से कब कहा आप पॉकेट से करके दे दिए तो कहियो बदल जाएगा कि देवे नहीं किए हो, और उसमें बदलेगा ना तो आप बैंक से डाटा निकलवा दीजिएगा, केस कर देगा, डाटा आ जाएगा। और कैश का कोई डाटा नहीं होता है ना, कैश में आपका डाटा नहीं रहेगा। आप कितना पॉकेट में कितना दे दिए, वो मानेगा तब तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, उसका चॉइस है। तो निर्वाह योग्य मजदूरी। आगे लेंगे 43A। 43A 43A कहता है, क्या कहता है, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये लेबर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। लेबर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, देखिएगा कि हर कोई भी कंपनी अपनी चलता है ना, उसमें को यूनियन लीडर होता है, लेबर यूनियन होता है ना।
कि वो लेबर के डिमांड्स को रखता है। तो कंपनी अपने यहाँ कोई भी नियम अगर बदलेगी ना, तो लेबर यूनियन से पूछ के बदलेगी, लेबर यूनियन से डिस्कस करके बदलेगी। ये नहीं कि जो लेबर यूनियन कह दिया वह बदलाव हो गया, सॉरी जो मालिक कह दिया वह बदलाव हो गया, ऐसा नहीं होगा। मालिक कुछ भी बदलाव करेंगे तो लेबर यूनियन का कोई बैठक बुलाएंगे और उससे सबसे बात करेंगे कि हम ये बदलाव करना जा रहे हैं, आप लोग की सहमति है कि नहीं। अगर उस सहमति कह दिया कि हाँ ठीक करिए तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। और नहीं किया तो उसको मनाने का कोशिश किया जाएगा कि भाई आप मान जाओ किसी तरीके से, ठीक है। तो इसके तहत भी कानून है और इसी के तहत हर कंपनी के अंदर में वो लेबर यूनियन काम करता है, जो कहता है प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। आर्टिकल 43B, 43B, हाँ सहकारी समितियां कहेंगे। आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों की स्थापना, स्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों की स्थापना, ठीक है। सहकारी समितियों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि जब 2-4 लोग 10 लोग अपने से मिल करके कोई संस्था खड़ा करे, इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको कहते हैं सहकारी समिति। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होती है, सरकार भी पैसा देती है कि भाई चलो आप इसको उद्यम को आगे बढ़ाओ, है ना। जैसे कि अभी आप देखेंगे सुधा मिल्क प्रोडक्ट, आज जो सुधा का दूध जो घर घर में पहुंचता है वो सहकारी समिति का ही उदाहरण है। मिल्क ये आपका अमूल का प्रोडक्ट है ना, ये सब क्या है, ये सब बहुत बड़ा सहकारी समिति है ना। दुकान के लिए इसके तहत नहीं मिलता है। अगर आप कोई ग्रुप्स में, जैसे कि आप कृषि ऋषि के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है, उसके लिए आपको सुविधा देती है, ठीक है। बाकी लोन वोन के लिए आप हैं, हाँ उसके लिए हो सकता है, डेयरी के लिए भी होता है बिल्कुल। क्योंकि इससे हाँ हाँ मतलब उसके लिए क्या होता है कि आपको वहां पर एक तो रोजगार भी डेवलप होता है और साथ साथ आत्मनिर्भरता भी हासिल होती है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं, वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आता है ना। हाँ उसको आपको ये मतलब ब्याज पर, मिनिमम ब्याज पर आपको उसको रिटर्न बैक करना रहता है, ठीक है। तो इसके तहत सहकारी समिति का स्थापना होता है आर्टिकल 43B के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 44, क्या इससे जी एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनजीओ शामिल होते हैं, वो खुद एनजीओ नहीं है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि आप अपने से कोई ऐसा उद्यम विकसित करें जो लोगों को आपकी भी मदद करे और लोगों की भी मदद करे। जैसे कि आप देखते हैं बंधन बैंक है ना, उसमें देखते हैं उस लोन वोन खूब देता है ना। लोन को महिला लोग खूब उसके मेंबर रहती है जी, देखते हैं। हाँ हाँ, कैसे कि पुरुष लोग को नहीं देता है ना। हाँ तो इसलिए वो महिला लोग को रखता है, वो तुरंत लोन जो है सो वो दे देता है, कर्जाखोर बनाता है ना। सूक्ष्म वित्त देता है। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब समान नागरिक संहिता क्या है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये कहता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को एक समान कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा है हम लोग के देश में कि नहीं है? हाँ? हम्म देखिए, समान नागरिकता की, नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो जो कानून होता है, एक्ट, तो कानून दो तरह का होता है। एक होता है दीवानी कानून, जिसको सिविल एक्ट बोलते हैं,
एक होता है फौजदारी कानून, जिसको क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल एक्ट। है ना? तो हम लोग के पूरे देश में क्रिमिनल एक्ट एक ही जैसा है, फौजदारी कानून सबके लिए एक ही जैसा है। जैसे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति किसी का मर्डर कर देगा तो सजा एक ही है। ये नहीं कि हिंदू धर्म का किया मर्डर तो उसको यही सजा, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान कोई किया तो उसको अलग सजा, क्रिश्चियन कोई किया तो उसको अलग सजा। नहीं, मर्डर कोई भी किया एक ही तरह का सजा, चोरी कोई भी किया एक ही तरह का सजा, डकैती कोई भी किया एक ही तरह का सजा, अपहरण कोई भी किया एक ही तरह का सजा, बलात्कार कोई भी किया एक ही तरह का सजा। आपराधिक में सजा एक ही है सबके लिए। ठीक है? तो इसमें फौजदारी में आपका आता है चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या, धमकी। किसी को फोन करके कह दिए कि कल शाम 3 बजे, है ना, याद रखना है। क्या बोल लीजिए, फिर से बोलने के लिए। तो अब ऐसे कौन धमकी अगर दे दिया तो मैंने कि जाके कंप्लेन कर देगा पुलिस के यहाँ कि देखिए हमको ये नंबर से कंप्लेन आ रहा है, हमको धमकी आ रहा है, कह रहा है कल शाम 3 बजे दिक्कत हो जाएगा। है ना? समझ आ जाए कोई कि कौन कहता है कि कल का सूरज नहीं देखोगे, मूवी, है ना, मूवी में देखते हैं ना, ये सब तो डायलॉग खूब रहता है। तो धमकी दे दिया केकरो तो चल जाएगा सीधे पुलिस के यहाँ कि सर देखिए ऐसे हमको धमकी आ रहा है, बस पुलिस एक्शन ले लेगी। तो ये सब क्या है, ये सब कानून पूरे भारत में एक ही है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का आदमी करे, तो ये सब अपराध करेगा तो एक ही है। लेकिन दीवानी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सक्सेसरशिप इसको बोलते हैं, मैरिज, तलाक, सक्सेसरशिप, संपत्ति, गोद लेना, एडप्टेशन इत्यादि, तो ये सब क्या हो जाएगा, दीवानी। अब ये सब जो नियमों कानून है ना, ये सब अलग अलग है। हिंदू धर्म में अलग है, इस्लाम में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है ना। संपत्ति, गोद लेना, एडप्टेशन, है ना, गोद लेना मतलब कि अगर लेके घुमा रहे हैं, है ना। गोद लेना मतलब जैसे कोई अनाथ बच्चा है तो उसको जाकर के एडॉप्ट कर लिए, उसको घरे लेके आ गए कि उसको हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना, तब बाप वो वाला मैटर में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, फिर तो भाई दिक्कत है। तो हाँ एकदम अलग है, आइए बताते हैं कैसे अलग है। तो अब हिंदू धर्म का कोई बच्चा है तो उसका एडप्टेशन अलग तरह से ना होगा। हाँ हाँ, बच्चे पर लेबल नहीं लगाता, लेकिन वहां पर बच्चा का जो धार्मिक अधिकार है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, फंडामेंटल राइट है उसका, भले वो अनाथ है। तो उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको उसी रिलीजियस आइडेंटिटी में जाना है। अगर उसकी खुद की इच्छा है, अगर बच्चा एडप्टेशन वाले पर नहीं डिपेंड करता है, बच्चा के स्वयं की इच्छा है कि वो किसके हाथ में जाना चाहता है तब चलेगा। लेकिन अगर कोई अलग आदमी जो एडप्ट करने जा रहा है उसमें उसकी इच्छा नहीं रहेगी, बच्चा से पूछा जाएगा कि भाई क्या तुम इस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जा सकते हो, बच्चा क्या कहाँ जा सकते, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा जाएगा। बच्चा कहेगा नहीं हम इस रिलीजियस आइडेंटिटी में नहीं जाना चाहते हैं, ये मेरा दूसरा रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो उसमें जाएगा। तो वहां बच्चा से पूछा जाएगा कि बच्चा का क्या है और उसके हिसाब से वहां पर दिया जाएगा। तो इसलिए वहां पर फैक्ट करेगा, वहां पर जिस रिलीजन में जाएगा तो उसका कल्चर उसको प्रभावित करेगा। तो इसलिए इसके लिए भी अलग अलग नियम होता है। एक यूनिवर्सल नियम यहां पर होता है जो सबको मानना रहता है,
वो यूनिवर्सल नियम गोद लेने में क्या होता है कि आप जिसको गोद लेने जा रहे हैं, एडॉप्ट करने जा रहे हैं, उससे और आपके उम्र के बीच में कम से कम 20 साल का गैप रहना चाहिए, कम से कम 20 साल का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक गार्जियन टाइप का आदमी ही, एक अभिभावक टाइप का आदमी ही एडॉप्ट करेगा। नहीं तो हम लोग के देश में बहुत आदमी सब का ब्याह नहीं होता है ना, तब ब्याह नहीं होता है, तब ब्याह नहीं हो रहा है तो पगला चल जाएगा कहीं अनाथ आश्रम में, वहां देखेगा कोई, मान लिए 12-15 साल की लड़की है, एडॉप्ट कर लेगा, है ना, 18 साल एडॉप्ट कर लेगा, एडॉप्ट करके लायक कहेगा चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। तो पगला लाया पालन पोषण करने के लिए, कर लिया शादी, पत्नी बना कर रख लिया, दिक्कत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि नहीं, एक गैप रखिए, गैप रहेगा तो एक तो जो है सो चीजें रहेंगी, थोड़ा बाइफरकेट कर पाना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो एक यूनिवर्सल नियम इसमें सबके लिए होता है, बाकी अपने कल्चर के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अब यही वाला जो नियम है ना, अभी भी देश में, पूरे देश में एक नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह का नियम अलग अलग है, इस्लाम में विवाह का नियम अलग अलग है, तलाक हिंदू धर्म में अलग तरह से होता है, इस्लाम में अलग तरह से होता है, उत्तराधिकार का समस्या हिंदू धर्म में अलग है, इस्लाम में अलग है, संपत्ति का बंटवारा भी हिंदू धर्म में अलग तरह से है, इस्लाम में अलग तरह से है, यहां पर भी ये, तो सब में अलग अलग है हर धर्म में, है ना। तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, लेकिन तब बताइए ना, आपकी बहन आपके में से हिस्सेदारी लेने आई है? नहीं आई है ना, ले सकती है लेकिन लेने आई है? नहीं लेने आई है। जबकि इस्लाम में ही बचपने से था, पहले ही से था, इस मामले में इस्लाम में था ये चीज कि पहले ही से पिता के संपत्ति में पुत्र और पुत्री का बराबर का अधिकार है। हम लोग यहाँ नहीं था ये चीज, हिंदू धर्म में नहीं था। हिंदू धर्म में क्या था कि पिता के संपत्ति पर खाली पुत्र का अधिकार है, पुत्री का नहीं। तो 2005 में तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही हुआ कि अगर बहन चाहती है तो पिता के संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। तो जाके भाई से कह सकते हैं कि तोहरा अगर 10 बीघा है तो 5 बीघा में से हमरो भैलो, है ना, तो जाके मांग लेगी। ठीक है, तो 2005 के बाद हुआ, पहले नहीं था। तो इसके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्लाम में बहुत पहले से था कि बराबरी का अधिकार था, है ना। लेकिन देखिए नहीं था ना, तो हम लोग के यहाँ नियम था जो आज भी आप देखिए चल रहा है कि कोई भी फेस्टिवल में आप देखते हैं बहन के यहाँ चाहे फुआ के यहाँ जाना है आपको, है ना, कोई भी फेस्टिवल आ जाए तो आपको साड़ी, कप जो है पूरा परिवार का कपड़ा, वो जो हस्बैंड महोदय यानी कि जो जीजा चाहे फूफा जो होता है ना, तो उसके लिए भी कपड़ा लेके जाइए ना, तो वो तो पहले खिंच जाएगा, वो पहले खिंचा जाएंगे, तोहरा आइलो हमरा ना आइलो, हाँ जाइए ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इस तरह का स्थिति रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि सबका क्या है अलग अलग, तो उसमें क्या है कि भले संपत्ति में अधिकार नहीं है, लेकिन ये माना जाता है आज भी। अगर कोई देखिएगा घर और में बुढ़िया फुआ भी कोई आ जाएगा एकदम बूढ़ा है, तो उनका भी बड़ा आदर सत्कार होता है, सम्मान होता है कि खिसिया मत जाए, नाराज मत हो जाए फुआ। आ जाएगी तो बढ़िया से उसको खाना पीना बना करके उसको मिठाई दे के विदा करना है। क्यों? वो सम्मान कर रही है कि संपत्ति में से अधिकार मांगने नहीं आई है। नहीं तो जिस दिन उसका मूड बिगड़ेगा तो आप ही ना खा रहे हैं सब, तो नहीं भेजिएगा साड़ी कपड़वाना तो कहेगी कि कोई बात नहीं चलो तब थाना चलते हैं, है ना। तो बढ़िया सौदा क्या है कि हर साल उसको कुछ ना कुछ भेजते रहिए, खुश रहेगी, तो आपका संपत्ति में अधिकार मांगने नहीं आएगी। कहीं अगर नाराज हो गई तो कहेगी कि लाओ हमरा पैसा, है ना, हमरा कितना जोत रहा है तुम, 20 बीघा है, तो अगर 3 भाई है तो 3 भाई में खाली नहीं बटेगा, बहनों में बटेगा, है, तो बराबर से बांटो, वो बंटवा देगी, है ना। तो ये पहले से नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ। लेकिन बहन लोग ऐसा काम नहीं करती, सामान्य तौर पे ऐसा नहीं करती है बहनें, है ना। कुछ कुछ ही बहन ऐसा होती है कि करेगी, लगभग आपको 98% बहन मिलती है जो आराम से छोड़ देती है। ठीक है, अब बहुत सारी बहन सब तो है कि भाई को पाल देती है, भाई भाई को नहीं पालेगा लेकिन बहन पाल देती है भाई को, बहुत सारा दिखेगा। और खास करके अगर छोटा भाई है ना, तो बहन बेचारी अपना ससुराले से उसको मैनेज कर देती है कि कहीं से वो अपना पैसा उछा लेके अरेंज करके उसको दे देगी कि भाई लो अपना चलाओ जब तक कि तुम अपना पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मदद कर देती है ना, लेकिन वो लेने नहीं आती है, संपत्ति में अधिकार लेने नहीं आती है। एकाध दुगो आती है, और जो आ गई लेने फिर समझिए कि उसका मायके से संबंध टूट जाता है ना, तो फिर उसको वो टूट जाता है। इसलिए सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस सब नियम कानून सबका अलग अलग है। अब हिंदू धर्म में आपको एगो पत्नी है
तब एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इस्लाम बहुविवाह का अनुमति देता है ना, कि आप बहुविवाह कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी मैरिज आप कर सकते हैं। तो एक ही देश में रहते हुए दोनों का अलग अलग स्थिति है। तलाक में आप देखिए, तो तलाक में अब आप देखेंगे कि तलाक जो होता है, तो तलाक में हिंदू धर्म में जो तलाक होता है ना, वो कोर्ट से जाके होता है, कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए बना हुआ है 1954 का हिंदू कोड बिल, उस कोर्ट में तलाक होगा। इस्लाम में क्या है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत तलाक यहाँ पे होता है। तो यहीं पर 3 गो तलाक का यहाँ पे परंपरा है, ठीक है। तो इसी में एगो था ट्रिपल तलाक, जिसको कि अवैध करके खत्म कर दिया गया। इसमें तलाक का 3 गो पैमाना था। एगो कहते थे तलाक इस्लाम में 3 तरह का होता है। एक था तलाके हसन, एक है तलाके अहसन, एक था तलाके बिद्दत। तो तलाके बिद्दत को ही कहा जाता था ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, क्योंकि ट्रिपल तलाक में भेदभाव था। भेदभाव क्या था कि ट्रिपल तलाक था कि खाली पुरुष ही दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है ना। मतलब इसमें था कि पुरुष कभी भी महिला को कह सकता है 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना, वो हटा देगा। अब पत्नी चाह के भी नहीं कह सकती है, कि पत्नी को तो अपना घर नहीं है बेचारी के, है ना। यह है महिलाओं को, लड़कियों को नौकरी क्यों चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए। नहीं तो बचपन से घर में सब समझाता है कि दूसरा के घरे जाना है, और वहां चल जाइए तो वहां पति और उसकी माँ सास जो है वो समझाती है कि तोहरा घरे भेज देंगे। अब वो बेचारी डायलेमा में घूमती है कि हमार घर कौन है ना। हमार माई कहती है कि हमार वो घर है, वहां जाते हैं तो पति कहता है कि ज्यादा अति करोगे तो तुम्हारा घरे पहुंचा देंगे। तो वह जब जॉब में रहेगी तो कहेगी काम करो, तो दोनों अपन अपन घर रखो, हम एगो अपन घर बनाते हैं। अब मन करे तो तुम आना, ना तो इधरों से गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है इकोनॉमिक इंपावरमेंट, है ना, आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण, आप किसी के यहाँ जा करके शरीर से, किसी के यहाँ शादी है आपके भाई बहन बंधु के यहाँ कहीं, आ जा करके 10 दिन पहले से आप चावल का बोरा, आटा का बोरा ढो रहे हैं, सब्जी कटवा रहे हैं, जाके हलवाई के साथ पूरी छनवा रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप ही का कोई भाई होगा, बढ़िया कमाता होगा, है ना, बढ़िया नौकरी में होगा, सीधे जाकर के 15,000 20,000 रुपया दे देगा, लो भाई खर्चा करो। तो जो वो पहुंच जाएगा ना, तो पूरा घर का आदमी उसी के स्वागत में लग जाएगा। और जो बेचारा 10 दिन से जो आटा का बोरा उठा रहा है, पूरी छनवा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि चाय पिएगा कि नहीं पिएगा। आज जो 1 दिन के लिए पहुंचा है लेकिन 20,000 रुपया दे दिया, तो उसको सब चाय कॉफी नाश्ता पानी बराबर से पूछ रहे हैं कि खिसिया न जाए। ये है आर्थिक का वैल्यू, है ना, कि अगर आपका कोई और आपके पास अर्थ नहीं है, आपका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर तो महिलाओं के साथ ये होता था। तो यह सब मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया कि अब ये नहीं चलेगा देश में। तो अब ट्रिपल तलाक बैन हो गया। लेकिन तलाके अहसन और तलाके हसन ये दोनों चल रहा है आज भी, क्योंकि तलाके हसन और तलाके अहसन का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें पुरुष और महिला को बराबर अधिकार मिलता है, इसलिए ये चल रहा है। लेकिन जहां पर भेदभाव था वो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर हिंदू में क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाइए, परिवार न्यायालय में पति पत्नी दोनों जाते हैं, वकील करते हैं, वकील पूछता है कि क्या कारण है, तलाक क्यों लेना चाहते हैं, दोनों की सहमति है कि नहीं, एफिडेविट बनता है, दोनों के कारण पता किए जाते हैं, अब बताया जाता है कि हम इस कारण से हमारा बात नहीं मिलता है, हमारा मन मैच नहीं होता है, हमारे झगड़े होते हैं, तो हम कोई, तो उसके बाद भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद 6 महीना का टाइम देता है वकील के। काम करिए, आप लोग जाइए, आज 6 महीना रह के देखिए। अगर आप लोग 6 महीना में समझ गए एक दूसरे को, कंप्रोमाइज हो गया, तब आइएगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे। आज 6 महीना बाद भी लगा कि नहीं मारा पीटी हो ही रहा है, अभी है ना, दिक्कत हो ही रहा है, तब फिर आइएगा, हम कर देंगे, आपका तलाक हो जाएगा। तो ये दोनों के सहमति से होता है ना, दोनों के आम सहमति से इसको होता है। नहीं तो अगर आम सहमति नहीं मिल रहा है तो कुछ सॉलिड रीजन होता है, ठीक है, कि भाई हमको इस रीजन से अलग होना है, तो उस रीजन को कोर्ट देखता है, लगता है कि हाँ रीजन सही है, तो तलाक जो है सो कंफर्म कर देता है, ठीक है। विवाह में भी यहाँ पर आप, हम लोग के यहाँ क्या होता है हिंदू धर्म में, आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, अग्नि का 7 फेरा होता है ना।
अग्नि के सामने पंडित जी 7 गो वचन बुलवाते हैं, पति के पीछे पीछे चलोगी, पति का बात मानोगी, सब बुलवाते हैं ना। तो बुलवाते हैं तो उस समय तब बुझता है कि भाई ये सब काम तो करना है नहीं। अब जो पॉलिटी पढ़ लिया बढ़िया से, है कि नहीं, हम पढ़ा दिए कि देख लो अधिकार कौची होता है, वो कहीं पीछे पीछे चलेगी जी, कहले चलेगी पीछे पीछे, वो कहेगी बराबर चलेंगे, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, है ना, हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे कबो कबो, है कि नहीं। तो अब पहले के जमाना में लोग उतना पढ़ा लिखल नहीं था, तो कहते था पति परमेश्वर, है ना। अब कहता है कि नहीं, पति परमेश्वर नहीं, पत्नी, पति पर जो तनी वही पत्नी, है ना। मैंने कोई कंट्रोल में रहो भाई, है ना, ज्यादा अलर बलर नहीं करना। पहले ना इस सब कंसेप्ट था, क्योंकि पहले लोग पढ़ल नहीं, उतना पढ़ता नहीं था, इसलिए हर चीज बर्दाश्त कर लेता। अब कोई किसी का बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि सब लोग पढ़ा लिखा है, तो पढ़ लिख गया तो अलग तरह का समस्या है, ठीक है। तो ये है, तो सब लोग का अलग अलग है ना। यहाँ पर अग्नि के सामने फेरा होता है, यहाँ पर मौलवी साहब पूछते हैं कुबुल है, कुबुल है, कुबुल है। अगर ओहो पर अगर अंतिम में मैटर घबरा गया, सब बात ठीक है, वो बड़ा जबरदस्त मैटर है ना, सब हो गया, अंतिम में लड़की कह देगी कबूल नहीं है, हो गया मैटर खत्म। लास्ट मौका पर कह देगी कबूल नहीं है, बस मैटर खत्म हो जाता है ना। तो वहां पर भी कहना पड़ता है कि भाई कबूल है, ठीक है। तो ये सब जो है सो स्थिति होता है। तो कहने का मतलब है कि उत्तराधिकार भी, संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो भी हिंदू धर्म में अलग तरह से होता है, इस्लाम में अलग तरह से होता है, ठीक है। तो हर चीज में क्या है, वेरिएशन है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जब एक देश एक आधार कार्ड है, एक देश एक चुनाव का बात हो रहा है ना, तो जब एक देश एक विधान क्यों नहीं, कि जब एक ही देश में सब लोग हैं तो सब लोग के लिए एक ही कानून क्यों ना हो जाए। हाँ हाँ, तो नेशन वन एजुकेशन पे नहीं, ये तो कैसे पढ़ पाएंगे, उसके लिए आपका अपने आप को इकोनॉमिक खड़ा करिए। नहीं, तो ये एक एजुकेशन का मतलब ही नहीं कि सब सरकारी में पढ़ेगा, है ना। आप रोड पर कपड़ा बिन रहे हैं, आप कमा नहीं रहे हैं, तो आप कहिए कि हमारा बेटा के सेंट लोयला में एडमिशन करवा दो, फीस में कौन देगा, कौन फीस देगा। तो सरकारी तो भेजिए ना आप सरकारी स्कूल में। हमको मान लीजिए कि हमको पैसा है, हम मेहनत किए, हम पैसा कमाए हैं, हम नहीं भेजेंगे वहां। हाँ, अगर आप बढ़िया सिस्टम डेवलप कर दिए, आपका बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो हम भेजेंगे वहां पर। ये तो सरकार की कमी है। आप अगर कोई आदमी भेज रहा है प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को, तो उस आदमी का गलती नहीं है। वो आदमी देख रहा है कि सरकारी स्कूल में हमको अच्छा सुविधा नहीं मिल रहा है, फ्री में कोई थोड़ा ना पैसा खर्चा कर रहा है। अगर आप बढ़िया शिक्षक दे दीजिए, बढ़िया पढ़ाई दे दीजिए, तो कोई भी अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। फ्री में अगर सब मिल जाएगा तो पैसा बचबे ना करेगा। हाँ 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 हाँ, देखिए, उन उसका कल्चर, देखिए इसमें क्या है कि ऐसा कोई कल्चर नहीं आपका बदला जाएगा, एक हो जाएगा ना, तो कोई आपकी संस्कृति नहीं बदली जाएगी। संस्कृति कल्चर आप अपने हिसाब से करिएगा। से अगर हिंदू धर्म में नारियल फूटता है तो फूटेगा, इस्लाम में छुहाड़ा लुटाया जाता है, लुटाया जाएगा, कुबूल कुबूल होगा। ये नहीं होगा कि सब लोग एक ही नियम हो जाए। लेकिन जो जो मुद्दा पर कहीं कहीं एक्सप्लाइटेशन हो जाता है, एक ही देश में रहते हुए एक धर्म विशेष के लोग को कुछ विशेष सुविधा मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है, उसको ठीक करना है। ये नहीं कि कल्चर सबका एक कर दें, तो फिर तो भारत का विविधता ही खत्म हो जाएगा। भारत का विविधता खत्म करना के कोई इंटेंशन नहीं है, विविधता खत्म नहीं करना है। बस जहां जहां पर, जैसे कि अब आप देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नहीं ऐसा हुआ कि हम लोग क्या महिलाओं को भी अधिकार मिल गया संपत्ति में, पहले तो नहीं था, इस्लाम में पहले से था, ठीक है। तो अब तलाक देख लीजिए, हिंदू धर्म में है कि तलाक बराबरी पर होगा, इस्लाम में वहां ट्रिपल तलाक वैसे था कि पुरुष दे देगा, महिला का कोई अधिकार ही नहीं था। तो ये सब क्या दिक्कत है ना, कि अपने धर्म के हिसाब से चलने के वजह से आपका शोषण हो जा रहा है, आपके ही लोग आपका शोषण कर रहे हैं। तो एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी का भी शोषण नहीं हो उसके धर्म के वजह से या उसके कल्चर के वजह से।
तो कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, रिलीजन में इंटरफेरेंस करेंगे, मतलब एक्सप्लॉइटेशन के मैटर में इंटरफेरेंस करेंगे, और कहीं पे कोई ये नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे इसको आज ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। क्या क्या? नहीं नहीं, डाउरीज इसमें क्यों रहेगा? डाउरीज का कैसे, उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है, डाउरीज का इससे कोई लेना देना नहीं है।